लाइव सर। यस सर। रामदास जी आरंभ करें या अमित जी आप कुछ कहेंगे? हाँ, अमित जी कहेंगे पहले। अमित जी आप स्टार्ट करें ना। हाँ, जी सर जी। या नमस्कार, मैं मैनकाइंड से अमित गौतम यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, जो कि चौथा मॉड्यूल है, जिसका टॉपिक है इंसुलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर का, जो कि कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं इन पांचों मॉड्यूल के। लास्ट 3 मॉड्यूल्स जिस तरह से सर ने हमें समझाए हैं, आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे प्रैक्टिसेस में। उसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ डॉक्टर रामदास शिंदे सर का, जिन्होंने पिछले तीनों मॉड्यूल से यस सर। बड़ा बाखूबी, आई थिंक मैं कहूँगा कि स्टार्ट किया है और चीज़ों को रिवाइज किया है इन फ्यू मिनट्स, जो सर हमेशा करते आए हैं। उसके अलावा मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रमाकांत रावत सर का और राजीव सर का इस सेशन में। और आई होप आज का सेशन भी सभी को उतना ही इंटरेक्टिव और यूज़फुल लगेगा जैसे कि पिछले 3 मॉड्यूल्स रहे हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा रामदास सर से कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। यस सर। यस। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज के चतुर्थ सेशन में स्वागत है। पंकज सर प्रणाम, टीम मैनकाइंड धन्यवाद। आज हम इंसुलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटेंसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ी नजर पिछले सेशन पर डालते हैं। पिछले सेशन में हमने बेसल इंसुलिन को कैसे आरंभ करें और उनकी डोसेज को किस प्रकार से बढ़ाई ये देखा था। बेसल इंसुलिन का चयन हम प्रिडोमिनेटली फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया इज अ गुड डिनोमिनेटर ऑफ हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, unrestricted hepatic glucose output, early morning cortisol surge, glycogenolysis, and gluconeogenesis. All these contribute to fasting hyperglycemia, which respond very well to small dose of basal insulin. इनिशियल स्टेज में जब HbA1c ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तब उसमें फास्टिंग हाइपरग्लाइसेमिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। बाद में जब HbA1c कम होता है तो पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसेमिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। विथ मार्क हाइपरग्लाइसीमिया हमें सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को टारगेट करना पड़ेगा। विथ नियर नॉर्मल हाइपरग्लाइसीमिया हमें पोस्ट प्राइंडियल ब्लड ग्लूकोज को टारगेट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, बेसल इंसुलिन को आरंभ करते समय हमें प्रीवियस ऑल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को कंटिन्यू करना है, बिकॉज बेसल इंसुलिन इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंट्रोल द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू कंट्रोल द हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट एंड सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। बेसल इंसुलिन को रात में आरंभ करना बेहतरीन होगा। बेसल इंसुलिन का चयन अनरिलेटेड टू मील होता है, because it doesn't act immediately and does not control the postprandial blood glucose directly. According to guidelines, when HbA1c is less than 8, starting basal insulin dose is 0.1 to 0.2 unit per kg. When HbA1c is more than 8, it is 0.2 to 0.3 unit per kg. But from practical point of view, start low and go slow. Better start with 0.1 unit per kg or 10 units. Even starting dose must be individualized in every patient. For example, smaller doses must be used for underweight patients and those with hepatic and renal dysfunction patients. And larger dose should be used in obese patient and patient with stress and in septicemia patients. बेसल इंसुलिन का मॉनिटरिंग हम हर 2 या 3 दिन के बाद फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के आधार पर करते हैं। व्हेन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, अब इंक्रीज द डोज बाय 20%। व्हेन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज is in between 140 to 180, increase the dose by 10% or 2 units. When fasting blood glucose is between 110 and 140, then increase dose by 1 unit. Target fasting blood glucose is 100 to 110 milligram per deciliter. Below 100 हमको डोज को डाउन टाइट्रेट करना पड़ेगा। राइजिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज विथ इंक्रीजिंग डोज ऑफ बेसल इंसुलिन, ऑलवेज थिंक ऑफ सोमोगी इफेक्ट। हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी। डोज बढ़ाने से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया होती है, वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। सो ऑलवेज रूल आउट नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया फर्स्ट। आस्क फॉर 3 AM ब्लड ग्लूकोज लेवल्स।
ऑल्सो आस्क फॉर डाइट एंड इंसुलिन टाइमिंग्स, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। साथ में हमने डाउन फिनोमेना भी के बारे में भी देखा था। इट इज अ फिजियोलॉजिकल राइज इन द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, बट देर इज नो नाइट टाइम डिपिंग इन द ब्लड glucose levels. Effect of NPH always peak after 6 to 8 hours of injection. So always confirm the timing when patient is taking NPH insulin, because NPH is not true basal, it has a peak. So chances of midnight hypoglycemia is more with NPH insulin. So what is the solution for this? Try shifting the peak effect of NPH by taking it at bedtime or as late as possible. With this, chances of midnight hypoglycemia will be decreased and fasting blood glucose level effect will increase. Still, it may not achieve the euglycemia with reliable safety. So this is a time to look for ideal basal insulin for us. तो हमारे ideal basal insulin के expectations क्या है? It should not have any peak. It should be peakless. It should act for more than 24 hours or longer, and it should produce minimum or no hypoglycemia. So which are those truly long-acting ideal basal insulins? They are Detemir, Glargine 100, Glargine 300, and Degludec. They have less peak, so less chances of hypoglycemia, and they have longer duration of action, so better control of fasting blood glucose level. One more important point, when we are shifting from Glargine 100 to Glargine 300 and or Degludec, dose must be reduced by 10%. So this is all about an important clinical points from previous class on initiation and titration of basal insulin. आज हम इंसुलिन ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटेंसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव पुरी सर, डॉक्टर रमाकांत रावत सर, डॉक्टर स्नेहलता वर्मा मैडम और हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संध्या गौतम मैडम। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय पंकज सर को विनंती करता हूं कि आज की क्लास को आरंभ करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर रामदास और नमस्कार मित्रों। आज हमारे इस ग्रुप में डॉक्टर स्नेहलता कहीं व्यस्त हैं, वो नहीं है, लेकिन साथ ही हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान और भी हैं, डॉक्टर अश्विनी राय और डॉक्टर राजीव पुरी। तो हमें इन सबका सानिध्य, सबका मार्गदर्शन आज प्राप्त होता रहेगा। और हम लोग आज के सेशन में, जैसा कि डॉक्टर संध्या, नमस्कार, जैसा कि डॉक्टर रामदास ने भी प्रीवियस सेशन का एक रिवीजन कराया, आइए उसके आगे हम लोग अब आरंभ करते हैं। वास्तव में इंसुलिन को जब हम देते हैं तो इसकी इंसुलिन की थेरेपी के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। डॉक्टर स्मिता को नमस्कार। ये तो अच्छा है, आज तो गैलेक्सी ऑफ फैकल्टी है हमारे पास और सबका अगर योगदान मिले तो मजा आ जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले सेशन पे डॉक्टर बेसल इंसुलिन को डिस्कस किया था और जैसे कि इंसुलिन के विषय में मैं कह रहा था, इंसुलिन थेरेपी के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक इनिशिएशन बहुत ही मुश्किल काम है और यही हम लोगों को सबसे मुश्किल लगता है। वास्तव में उतना है नहीं, केवल हमको अपने अंदर वो विशेषज्ञता विकसित करनी है कि हम जो आवश्यकता है मरीज की, हम उसको उसकी आवश्यकता के लिए तैयार कर सकें। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे मन के अंदर कॉन्फिडेंस। लोग कहते हैं पेशेंट इंसुलिन लेने को तैयार नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं पेशेंट लेने को तैयार होगा यदि आपके कहने में कन्विक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं हम तैयार नहीं, कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, हम उसकी बात को उतनी दृढ़ता से नहीं कह पा रहे हैं। और दूसरी चीज, आज हमसे अगर खड़े खड़े कोई कहे चलो एक कोर्ट केस फाइल करो, तो हम एकदम से घबरा जाएंगे। कोर्ट केस क्या हो गया, पुलिस स्टेशन चलो, कोर्ट केस थाने कोर्ट में चलो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है। तो उसी तरह से पेशेंट के लिए हम कहें इंसुलिन आरंभ करो, एकदम से वो हड़बड़ा जाता है। तो उसकी गलती नहीं है, वह उस काम के लिए यूज टू नहीं है। तो हमें इस कार्य की पूर्व भूमिका बनानी है। जब हमें लग रहा है कि हमारे पास अब दवाओं का कोटा, हम पर्याप्त रूप से दवा देने के बाद भी हम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमें पेशेंट को पहले से तैयार करना होगा कि भाई देखिए, हम आपको ये जो दवाएं दे रहे हैं इसके बाद अभी कुछ बहुत मजा आ नहीं रहा। तो आपकी स्थिति को देखते हुए अगर हमने कंट्रोल ना किया तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो हमें शायद इंसुलिन शुरू करने का समय आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं और जरा थोड़ा सा ध्यान और रखिए।
खान पान का परहेज और टहलना, और अगर नहीं कंट्रोल आएगा तो हम लोग अगले सेशन में फिर इंसुलिन आरंभ करेंगे। अच्छा, ये कहने से जो पेशेंट अभी तक थोड़ा लापरवाह होता है वह भी बहुत अच्छा फॉलो करने लग जाता है। तो एक उसका लाभ ये होता है कि जो पेशेंट लापरवाही कर रहा था वो कम हो जाती है, और वह मन बनाने का कार्य जो है हमने पहले से उसकी प्राइमिंग आरंभ कर दी। तो यह प्राइमिंग हमारी इंसुलिन इनिशिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो इनिशिएशन इंसुलिन का पहला बिंदु, जिसके लिए प्राइमिंग आवश्यक है, मरीज को तैयार कर। अब इनिशिएट कर दिया हम लोगों ने पिछले सेशन में, यह देखा कि जब पेशेंट को इनिशिएट किया और पेशेंट का कंट्रोल बड़ा अच्छा आने लग गया। लेकिन जैसे दूसरा पेशेंट है, ये एल्डरली फीमेल, 8 वर्षों से डायबिटीज और 1 2 3 4 दवाओं के साथ बेसल इंसुलिन और जोड़ी। बेसल इंसुलिन देने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि इन महिला का HbA1c 8.5 है, और आज की जो ग्लूकोज वैल्यूज हैं इनकी 130 to 76 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक समय था जब ग्लार्जीन ने इनको अच्छा चलाया होगा कुछ समय पर, लेकिन अब ग्लार्जीन इनको पर्याप्त नियंत्रण नहीं दे पा रही। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। तो यह दूसरा फेज हुआ इंसुलिन के साथ। पहला इंसुलिन इनिशिएशन, फिर इंसुलिन का उसका ऑप्टिमाइजेशन, टाइट्रेशन हमने पिछले सेशन में किया था। अब हम देख रहे हैं कि अभी ऑप्टिमम कंट्रोल पे नहीं आ पाए, तो इंटेंसिफाई करना है हमें आज कुछ और चीजें देखकर उनके अनुसार, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना है। यह 2 कार्य बचे रहते हैं। तो अब इस केस में हम लोग क्या करें? तो यही प्रश्न जो हम हमेशा से आपसे पूछते चले आ रहे हैं। आप अपना माइंड मेकअप करिए, ग्लार्जीन की डोज बढ़ाएं। ये जैसे हम लोगों ने कहा था, ग्लार्जीन की बजाय जो थोड़ा सा पीक होती है ग्लार्जीन में, हम उनको डिग्लूडेक आरंभ कर लें जिसकी पीक और कम है, या इसमें हम रेगुलर इंसुलिन जोड़ें, या इनको हम प्री मिक्स में शिफ्ट कर दें। आपने अपना मन तो बना ही लिया होगा। तो आइए इस केस की विवेचना करते हैं। विवेचना करने का क्या अर्थ हुआ कि हम चलिए कि इस केसेस के पैरामीटर्स क्या कहते हैं। अगर 8.5 HbA1c है तो इसका मतलब कंट्रोल तो ऑप्टिमम नहीं है, हमें 6.5 या एट द मैक्स 7% लाना है। तो इस केस के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, यह तो निश्चित है। फास्टिंग ग्लूकोज हमारा 100 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है, 110 115 को हम लगभग ठीक मान सकते हैं, यह भी चलेगा। मेन कंसर्न आ रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट 276 जा रहा है, जो कि 140 150 होना चाहिए। तो ये लगभग 126 हमारी अपर लिमिट से ज्यादा है। हम जानते हैं कि फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए अभी डॉक्टर रामदास ने भी रिवाइज कराया कि हम बेसल इंसुलिन देते हैं, और पोस्ट प्रैंडियल कंट्रोल करने के लिए हम प्रैंडियल इंसुलिन देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रैंडियल इंसुलिन एक बोलर सपोर्ट के रूप में देने की आवश्यकता इस केस को है। तो इस केस को हम अब प्रैंडियल इंसुलिन ऐड करेंगे, जिससे कि जो 276 उनकी पोस्ट प्रैंडियल वैल्यू आ रही है वह ना। तो एक तो हम इनको ग्लार्जीन दे रहे हैं जो कि लगभग 24 घंटे कार्य करती है। हम लोगों ने बात की थी कि बेसल इंसुलिन जब एनपीएच के रूप में आरंभ हुई थी तब तो ये बाध्यता थी कि हमको रात में सोते समय देना है, जिससे कि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना कम हो और फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। अब इसके बाद जितनी डेटमिर आई, ग्लार्जीन आई या डेग्लूडेक आई, इन सबका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा है। तो ऐसी बाध्यता तो नहीं है कि हम रात में सोते समय ही दें, लेकिन रात में देते हैं तो उसका पीक असर लगभग सुबह होता है, तो उसका पीक असर हमको अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है कि उसके पहले ये मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस आप यहाँ पे भी देखिए इससे भी बने रहते हैं। तो कभी कभी हम लोग यह भी करते हैं, देखते हैं कि जब मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की संभावनाएं हमारी ग्लार्जीन इंसुलिन के साथ ज्यादा हो तो ग्लार्जीन को हम बजाय रात के देने के हम उसको शाम को, दोपहर को, या यहाँ तक कि सुबह भी ले जा सकते हैं। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अब हमारा आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर अगले दिन का हमारी यह वैल्यू ज्यादा जा रही है तो हम ब्रेकफास्ट के पहले उसको एक प्रैंडियल इंसुलिन ऐड करें। तो यह हो गया बेसल के साथ में एक प्लस किया हमने प्रैंडियल, बेसल प्लस एक बोला, बेसल प्लस रेजीन कहते हैं। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं
कि हम एक समय की जो पोस्ट प्रांडियल बढ़ी हुई है उसको घटाने में मदद कर सकते हैं। अब यही प्रश्न हमने पहले रखा था कि जब बेसल इंसुलिन आरंभ कर रहे हैं तो क्या किसी दवा को घटाने की आवश्यकता है? तो आज डॉक्टर रामदास ने उसका रिवीजन कराया भी कि नहीं, जब बेसल इंसुलिन आरंभ कर रहे हैं तो हमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम जो दवाई चल रही है उनके ऊपर केवल एक बेसल इंसुलिन जोड़ दें। अब लेकिन यहाँ पे बेसल प्लस रजीम है। बेसल प्लस में हमने एक समय की सॉरी एक समय की हमने बोलस और जोड़ दी, एक प्रांडियल इंसुलिन और जोड़ दी। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम इनमें से किसी दवा को हम ऐसे में घटाएंगे या हटाएंगे, यह एक प्रश्न आता है। आप अपना उत्तर सोच के रखिए, हम इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जो पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल के लिए हमारे पास दवाएं कौन कौन सी हैं? मेटफॉर्मिन पूरे समय कार्य करती है, पायलोडिजोन पूरे समय काम करती है, DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर पूरे समय कार्य करती है। तो इन सब का असर फास्टिंग पीपी पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर समान रहता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ऐसी हैं जो केवल पोस्ट प्रांडियल से काम करती है, जिस समय हम देंगे उस वक्त का पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल करेंगे। और सल्फोनिल यूरियाज वो दूसरी दवाएं हैं जो कि पोस्ट प्रांडियल में विशेष रूप से प्रभावी होती है। तो यहाँ पोस्ट प्रांडियल कंट्रोल ही हमारा कम पड़ रहा था, इसका मतलब सल्फोनिल यूरिया का प्रभाव अब कमजोर हो रहा था, तो उसके लिए हमने प्रांडियल इंसुलिन जोड़ दी। तो शायद यह वो समय है कि हम देख रहे हैं अब सल्फोनिल यूरिया से हमारा कार्य अच्छा नहीं चल पा रहा, उसके कार्य को हम प्रांडियल इंसुलिन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम प्रांडियल इंसुलिन जोड़ रहे हैं रेगुलर बोलस सपोर्ट के लिए, तब हम सल्फोनिल यूरिया को हटा सकते हैं। तो बेसल इंसुलिन में हमने नहीं हटाया था, लेकिन बेसल के साथ जब बोलस दे रहे हैं तो हटा सकते हैं, आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम अभी और बाकी है। लेकिन हमने यह निर्णय लिया कि यहाँ पे हम बोलस जोड़ रहे हैं तो हम इसमें हटा लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आया कि हम इस इंसुलिन को कब देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को हम लोग रात में ले रहे थे, अब हमें देनी है प्रांडियल इंसुलिन सुबह। तो इसको हम कब दें? भोजन के पहले दें, भोजन के बाद में दें, या इसका कोई रिलेशन नहीं है भोजन से? हम लोगों ने बात की थी लार्जीन के साथ में, एनपीएच के साथ में, कि वह इंसुलिन तुरंत कार्य करना आरंभ नहीं करती, कार्य आरंभ करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। तो उनको मील्स के पहले दें, मील्स के बाद दें, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन प्रांडियल इंसुलिन जो है वह तो बनी ही भोजन के बाद कार्य करने के लिए। यह जाएगी, इंजेक्ट होने के बाद वहां से एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेट करेगी, सर्कुलेट करके शरीर की विभिन्न इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स तक पहुंचेगी, और वहां पहुंच के तब वो ग्लूकोज की एंट्री उन सेल्स के अंदर कराएगी। तो इस सब कार्यों में लगता है कुछ समय, और भोजन लेने के तुरंत बाद ग्लूकोज बढ़ना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए हम प्रांडियल इंसुलिन को अगर देना है तो हम भोजन के पहले देंगे, जिससे जैसे ही भोजन से मील रिलेटेड ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो तो उसको यह शांत कर सके। तो हमें भोजन के पहले देना है प्रांडियल, और सल्फोनिल यूरिया को हटाया जा सके। तीसरा प्रश्न फिर वही खड़ा हुआ कि हम अगर हमें प्रांडियल इंसुलिन देनी है तो किस प्रकार से इसको आरंभ करें, कितनी डोज से आरंभ करें? 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट? तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि बेसल इंसुलिन के लिए हमने यह प्लान बनाया था कि हम बहुत बड़ी डोज से तो कभी आरंभ नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4 दिन ज्यादा लग जाएं, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट को हम हाई डोज नहीं देंगे। तो हम 0.1 यूनिट पर केजी 60-70 किलो के व्यक्ति में 6 यूनिट से आरंभ कर लें। कोई बहुत इंसुलिन सेंसिटिव पेशेंट हो, बहुत दुबला पतला हो, है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो, रीनल प्रॉब्लम हो, हेपेटिक प्रॉब्लम हो, जहां हाइपोग्लाइकेमिया के चांसेस हो, तो चाहे हम और कम डोज से आरंभ करें तो 6 यूनिट इनिशिएशन के लिए एक पर्याप्त डोज होनी चाहिए बेसल की। प्रांडियल इंसुलिन अगर हम बोलस दे रहे हैं तो वह कितनी डोज में आरंभ करें? तो इसके लिए हम लोग जैसे पहले हम लोग गाइडलाइंस दी थी, हालांकि पिछली बार गाइडलाइन ने फंसा दिया था, तो यह भी ध्यान रखना है। तो इस बार हम लोग फिर से देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि हम जब प्रांडियल इंसुलिन दे रहे हैं तो कितनी डोज में आरंभ करें।
सी कहा गया प्रांडियल डोज को देते समय, एक तो इन्होंने कहा कि यूजुअली 1 डोज विद द लार्जेस्ट मील, जो मील सबसे भारी है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए, पेशेंट से पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट कैसा लेते हो, क्या करते हो, फिर लंच कैसा लेते हो, क्या करते हो। तो एक तो हमें जो इनमें हैवीएस्ट हो, उसके बाद पोस्ट प्रांडियल एक्सकर्शन ज्यादा होने की उम्मीद है, एक तो हमको यह पूछना, ध्यान रखना है। और दूसरा हमें ये देखना है कि जिसके बाद पोस्ट प्रांडियल एक्सकर्शन सबसे ज्यादा हो, जो पीपी वैल्यू अनकंट्रोल्ड हो। यहाँ पे हमने देखा है कि पीपी आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली ही हमने चेक की है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो इसका मतलब उसके पहले हम इसको दे दें। और इसकी डोज को हमें जो बेजल की डोज से अलग रखना है, इसका कैलकुलेशन अलग करना है, बेजल का कैलकुलेशन अलग करना है। अमित जी, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, मैं उस पर बोलना भूल गया कि कई कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार प्लीज इसमें देख लीजिएगा। मैं चेक करता एक हूँ दो लोगों ने कहा था। जी। तो अब गाइडलाइंस ने क्या सजेस्ट किया कि 4 यूनिट से आरंभ करें या बेजल इंसुलिन जितनी है उसकी 10% डोज से आरंभ करें। एक बड़ा अच्छा सजेशन है। तो जैसे 6 यूनिट हम लोग लेके चल रहे थे, एक आर्बिट्रेरी फिगर 0.1 यूनिट पर केजी थी, तो उससे कम डोज की रखते हुए इसको आरंभ करें, या बेजल जैसे इस पेशेंट में हम लोगों का मेरे ख्याल से 18 यूनिट चल रहा था, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट के हिसाब से 10% की डोज तो हुई, 8 यूनिट केवल है, या ये बात हुई कि 4 यूनिट से हम आरंभ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या है। इसमें भी HbA1c 8% से कम हो तो हम इस चीज का और ध्यान रखें कि इस वैल्यू को और भी हम कम कर सकते हैं, और इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा बढ़ाएंगे। तो ग्लार्जिन 12 यूनिट तो चल ही रही थी, हमने 4 यूनिट ये देखते हुए कि ब्रेकफास्ट के बाद की वैल्यू ज्यादा है, ब्रेकफास्ट के पहले प्रांडियल डोज 4 यूनिट आरंभ की। और क्या किया, ग्लिम्पराइड जो हमारी 6 mg चल रही थी उसको हमने कहा कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, अब आप विश्राम करें, अब हम रेगुलर इंसुलिन से काम चला लेंगे। तो रेगुलर इंसुलिन शुरू की, ग्लिम्पराइड विड्रॉ की, और देखते हैं क्या हुआ। तो अब इस रेजीम का नाम तो है बेजल प्लस रेजीम, और जिसमें हम एक बेजल दे रहे हैं और एक समय का बोलस दे रहे हैं। और बात आई कि अब हम मॉनिटर किससे करेंगे। बेजल इंसुलिन की डोज को हम फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए देते हैं, तो फास्टिंग से मॉनिटर करेंगे। प्रांडियल इंसुलिन की डोज को हम पीपी कंट्रोल करने के लिए देते हैं, तो पीपी से मॉनिटर करेंगे। तो जिस वक्त हमने इंसुलिन दी है प्रांडियल, उस वक्त की पोस्ट प्रांडियल वैल्यू हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। और यह हमने देखा कि 2 दिन बाद पोस्ट प्रांडियल वैल्यू तो 360 हो गई। ये गड़बड़ बहुत करती गाइडलाइन, हमारे पिछली बार भी फंसा दिया था, हमारे पेशेंट को हाइपो करा दिया था और अब की हाइपर करा दिया। अब हमें ये सोचना ये है कि हाइपर क्यों हुआ इस पेशेंट को। चलो अभी तो हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स में बढ़ाएंगे, हमने 2 यूनिट और ऐड किया कि कंट्रोल नहीं हुआ, अगले दिन दिखा है यार अभी भी ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा है, 2 यूनिट और ऐड किया, अभी भी ज्यादा है, कुछ कम तो हो रही है लेकिन काफी ज्यादा है, और पहले से भी ज्यादा। बिना इंसुलिन लिए 276 थी, इंसुलिन लेने के बाद 279, 12 यूनिट पे पहुंच गए हम, तब भी हमारी पीपी कंट्रोल नहीं आई। और 14 यूनिट पहुंचने के बाद भी, और फिर हमने देखा फास्टिंग भी तो देख लें, ये भैया ये तो और खराब हो, फास्टिंग हमारी 176 आ गई, जो पहले अच्छी बनी कंट्रोल, फिर फंस गए। तो अब हमें समझना ये है कि आखिर हमारे इस फंसने का कारण क्या है। इस पेशेंट में जो ग्लार्जिन लेते हुए अकेले ग्लार्जिन पे 113 276 पे थे, वो ग्लार्जिन के साथ 14 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लेते हुए भी अब अनकंट्रोल। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि दो इंसुलिन लेने के बाद ग्लूकोज कंट्रोल हमारा खराब हो गया। सोचिए आप लोग अपने अपने अजम्पशन। तो यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हमने कोई दवा हटाई थी, आप ही ने कहा था डॉक्टर। अब हमको क्वेश्चन मत करिए, आपने कहा था जब हम प्रांडियल इंसुलिन शुरू करते हैं तो सल्फोनिल यूरिया हटा देते हैं, आपके कहने पे हमने हटा लिया, आपने फंसाया। तो गाइडलाइन ने नहीं, इस बार तो इस केस में आपने फंसाया। आप ऐसा कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे कहेंगे आपने फंसाया तो क्यों फंसाया, उसका जुगाड़ बताइए। तो उसका उत्तर ये है,
हम ये मान के चल रहे हैं कि इस केस में सल्फोनीलूरिया कार्य नहीं कर रही, लेकिन अगर फास्टिंग वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब सल्फोनीलूरिया बिल्कुल बेकार नहीं थी, कम पड़ रही थी, उससे काम नहीं हो रहा था, ठीक संधि देने के बावजूद काम नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ काम कर रही थी क्योंकि उसको हटाने पे हमारी काफी वैल्यूज बढ़ गई। तो ये हमको पहले से नहीं मालूम, हमने तो अनुमान लगाया था पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सल्फोनीलूरिया फेल्योर होता है, कोई और दवा का फेल्योर नहीं है। DPP-4 इनहिबिटर भी, इनको कहते हैं हाफ सिक्रीटोगॉन, 50% वो इंसुलिन सिक्रीशन पे काम करती है और 50% ग्लूकागॉन सप्रेस करके काम करती है। तो इनको कहते हैं हाफ सिक्रीटोगॉन, मतलब आधा सल्फोनीलूरिया का इफेक्ट है, आधा ग्लूकागॉन वाला अलग तरीके का। तो यह सल्फोनीलूरिया मुख्य रूप से वह दवा है जो कि फेल्योर, जिसके लिए टर्म है सल्फोनीलूरिया फेल्योर होता है, और जितनी ग्लिप्टेंस है वो दूसरी दवाएं हैं जो कुछ हद तक कार्य करना बंद कर देती हैं, लेकिन जो ग्लूकागॉन कम करने के माध्यम से कुछ समय तक उसके आगे भी काम करती रहती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति में सल्फोनीलूरिया देने हटाने के बाद ग्लूकोज वैल्यूज हमारी एकदम बढ़ जाती है, इसका मतलब उसके केस में कुछ अभी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स बची हुई थी, कुछ इंसुलिन सिक्रीशन बन रहा था जो सल्फोनीलूरिया से कंट्रोल हो रहा था। जब हमने सल्फोनीलूरिया हटाई तो वह हमारा अनकंट्रोल हो गया, तो अब हमें उसको भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। और कंपेंसेट कैसे करेंगे? फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ गई तो आप जानते ही हैं उसमें बेसल इंसुलिन बढ़ाएंगे, पोस्ट प्रांडियल के लिए हम लोग बोलस बढ़ा ही रहे थे, तो इसका मतलब इस पेशेंट में भी थोड़ी बीटा सेल्स हैं, और हम उसके आधार पे हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है कि पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कंडीशन में पहुंचने से बचाने में मदद करें। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि जब एक टाइम थी उसकी पोस्ट प्रांडियल वैल्यू बढ़ी हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने प्रांडियल इंसुलिन, बोलस इंसुलिन रेगुलर के रूप में ली, जिसको देते समय हमने ये प्लान किया कि हम सल्फोनीलूरिया हटाएंगे। कुछ केसेस में जहां सल्फोनीलूरिया का एक्शन नहीं होता वहां पे उसके हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ केसेस में जहां उसका एक्शन बचा हुआ है, भी थोड़ी परसिस्टिंगली एक्टिंग बीटा सेल्स हैं, वहां पे उसको हटाने से थोड़ा अनकंट्रोल बढ़ सकता है, हमें बेसल इंसुलिन की डोज भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमने इस पेशेंट में बेसल इंसुलिन से बेसल प्लस रेजिम पे इनको शिफ्ट किया, और यहाँ पे हम अपने साथ में जो हमारे और बंधु हैं, फैकल्टी बंधु, उनकी राय हम जानना चाहेंगे। तो रामदास जी आमंत्रित कीजिए और देखिए, उनसे पूछिए कि लोग क्या कहते हैं। अभी प्रगट है हमारे सामने रमाकांत जी, तो रमाकांत जी आपका क्या इसमें कहना है कि इस पेशेंट में जो अप्रोच हम लेके चले, एक तो गलती हमारी रही कि हमने कहा कि सल्फोनीलूरिया बंद कर दो, तो उससे पेशेंट डगमगा गया, आप क्या कहते हैं? सर एक्चुअली सर जब बेसल इंसुलिन और बोलस इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं बेसल प्लस, तो मेरा इसमें सर यही कहना है कि जब आप प्रेंडियल इंसुलिन स्टार्ट कर रहे हैं सर, उससे पहले वी शुड बी एश्योर एनफ कि वास्तव में कहीं सेकेंडरी सल्फोनाइड फेलियर तो नहीं है। नंबर वन सर पॉइंट, क्योंकि कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन ये सब प्रेसिपिटेट वाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही बढ़ाता है। तो सर इसमें थोड़ा ये पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए सर, मेरा बस इतना ही कहना है सर इसमें। जी धन्यवाद। डॉक्टर राजीव पुरी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपके पास तो पहुंचने से पहले पेशेंट खाना पीना छोड़ चुका होता है, तो आप तो उसको आरटी और बिल्कुल आर्टिफिशियल स्लीप पे रख के जैसे चाहते हो वैसे उसकी घुंडी घुमा देते हैं। सर मैं ऑडिबल हूँ सर, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल यस बिल्कुल, सर, आप यस सुनाई सर। भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। सर एक्चुअली हमारे सामने जो सिचुएशन आती है आईसीयू में, वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है, क्योंकि हम तो आते ही सारी दवाइयां बंद कर देते हैं, कहते हैं भाई जो भी आप गोलियां खा रहे हैं सारी एक किनारे रख दीजिए पहले। इसीलिए हमने आपको अगले सेक्शन के लिए रखा था। अब ये उसके हमने तो बाद थोड़ी सर, गड़बड़ की थी, आपको सब बंद करा के बिल्कुल गड़बड़ कर देते। अब जैसे जो आपने बेसल और बोलस रेजिमेंट बताया सर, आज कल मेरे पास एक पेशेंट है, अभी लास्ट 6 डेज बैक मेरे आईसीयू में एडमिट हुआ रोड साइड एक्सीडेंट करके। उसको चेस्ट इंजरी थी, साथ में अपर ह्यूमरस फ्रैक्चर, ह्यूमरस का अपर एंड का फ्रैक्चर था, और उसको जो है हेड नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर भी था सर। और उस पेशेंट ने मुझे आते ही 16-17 स्ट्रिप्स दे दिए
कि ये बीपी की 4 गोलियां चल रही हैं, ये शुगर की 6 गोलियां चल रही हैं, और ये चल रही हैं, ये चल रही हैं। अब मेरे सामने सर चैलेंज पेशेंट शॉक में था, हीमोथोरैक्स करके था, अनकंट्रोल डायबिटीज थी, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर था। तो अब पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड था, तो सर हमने उसको बेसल बोलस, जो एक वंडरफुल रेजिमेन है हमारे लिए भी, जो हमने कोविड में सीखा। उससे पहले हम क्या करते थे, रेगुलर इंसुलिन का इन्फ्यूजन, मेरे जूनियर डॉक्टर में आया तो उसने रेगुलर इंसुलिन का इन्फ्यूजन लगा रखा था। तो मैंने उससे बोला कि भाई मॉर्निंग से लेके अब तक शुगर दिखाओ, तो उसने मुझे शुगर दिखाई, वो बड़ा फ्लक्चुएट कर रही थी। तो उन्होंने बोला सर हम इसको कभी 4 यूनिट कर देते हैं, बढ़ता है तो 6 यूनिट कर देते हैं, अभी हमने 1 यूनिट कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है। तो आप इसका पहले तो एक बेसल बोलस रेजिमेंट तैयार करिए। और जब ये ओरली अलाउ हो गया सर, उसके बाद मैंने इसको बेसल बोलस पे लिया, उससे पहले मैंने रेगुलर इन्फ्यूजन पे ही रखा। तो जैसे जैसे वो फूड ले रहा था, उसकी स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने रेगुलर इंसुलिन दी। और जो तरीका आपने बताया, हमने 6 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट बेसल लगा के उसकी फास्टिंग। और अभी सर उस पेशेंट के 2 केसेस ऑपरेट भी हो चुके हैं। पेशेंट का शुगर इतना वेल मैनेज है सर, 190 से 200 के भी। बेसिकली सर क्रिटिकल केयर में जो हमारा टारगेट रहता है वो 150 टू 200 रहता है सर। तो 150 से नीचे हम नहीं गिराते सर। तो क्योंकि बिकॉज हमारा ये मानना है कि सिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक है हाइपरग्लाइसीमिया से। तो वही मैं सर बस ज्वाइन का ऐड करना चाहूंगा। आपने जो चीजें बताई वो ना सिर्फ डे टू डे प्रैक्टिस में, हमारे क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट के लिए भी बहुत अच्छा रेजिमेंट है बेसल बोलस रेजिमेंट सर। बस यही कहना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। डॉक्टर संध्या, अब आपके एक्सपर्ट कमेंट्स इसके ऊपर नमस्कार क्या किया सर। जाए। नमस्कार। सर इसमें एक्सपर्ट कमेंट तो यही है सर, क्या मैं एक क्वेश्चन ही पूछना चाह रही थी, क्या सिर्फ इसमें हमें ब्रेकफास्ट की जो रिजीम है सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहिए, क्या पीपी डिनर या पीपी लंच नहीं फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग जो अपने वार्ड्स में करते हैं कि एक बेसल दे दी नाइट टाइम में और फिर 3 बार हमारी स्पाइक जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, तो उसको भी मॉनिटर करना चाहिए। दूसरा, क्या इसमें इस पेशेंट में जिसमें सल्फोनिलुरियाज हटाने की वजह से स्पाइक्स बढ़ रही हैं, तो क्या हम इस ड्रग को वापस कंटिन्यू नहीं कर ले, बेसल की ही रिजीम का थोड़ा सा डोज बढ़ा के? या बहुत बढ़िया। वोगलीबोल एक अच्छा ऑप्शन है इसमें, अगर पीपीबीएस ही कंट्रोल करना है तो सर इसमें क्या कहना है सर? जितना जैसे इनका 200 हमारा जो टारगेट लेवल है उससे 123 ज्यादा था। यूजुअली हमारी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की जो उनकी पोटेंसी है, उनकी क्षमता है, वो क्षमता करीब करीब 25-30 मिलीग्राम% ग्लूकोज लेवल को घटा पाते। तो 30-40 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं घटा पाते। तो जब भी हम ये देखते हैं कि हमारा पोस्ट प्राइमरी वैल्यू 140 या 150 अगर हम दे रहे हैं, तो 150 में +30 180 तक के तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर से हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। अगर 200+ है तो एजीआई से वो उम्मीद इफेक्टिव रखना है। वहाँ पे व्यर्थ ही होगा। पूरा नहीं, आधा काम कर दें, आधा छोड़ दें। नंबर 2, जो आपने कहा कि हम इसमें क्या अप्रोच रखें, केवल हम सल्फोनिलुरिया बंद करें या ना करें। तो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेके हम लोगों ने सल्फोनिलुरिया बंद की थी और हम लोगों को झटका लगा उसमें। तो यह कार्य हम पहले नहीं जान सकते कि कोई दवा कितना काम कर रही है। कर उसको रही है हटाने के कि बाद ही हम जान पाए कि इस केस में सल्फोनिलुरिया का प्रभाव था। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा ऐड ऑन कर दे रहे हैं और उसके साथ में हम प्रेंडियल डोज दे रहे हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ये कंसर्न आता है, यार ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, नहीं, हाइपो का कहीं हाइपो के चांसेस भी बढ़ ठीक है। जाते हैं। वहां पे जी एक बार बनता है कि अगर इतना इफेक्ट था सल्फोनिलुरिया का। लेकिन अदरवाइज फिर हमें आइए देखते हैं इस पेशेंट को आगे फॉलो करके कि इसमें हमारे क्या सीन रहती है, जो आप बात कर रहे हैं उसका शायद उत्तर मिल जाए। तो इन महिला को जब हम लोगों ने 113 to 76 से थी ये, हम लोगों ने 4 यूनिट ऐड किया था और वहां से बढ़ते बढ़ते 176 to 23 पे पहुंच गई है। अब हमने रिव्यू किया तो ये जाना कि सल्फोनिलुरिया को हटाने के कारण से ऐसा हुआ, तो फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा ग्लार्जीन बढ़ानी पड़ेगी, जो 12 यूनिट से बढ़ाते बढ़ाते क्रमशः हम आगे चले। और पीपी के लिए हमें प्रेंडियल वैल्यू बढ़ानी होगी। तो जैसे हमने ग्लार्जीन की डोज बढ़ाई, फास्टिंग कम हुई, ग्लार्जीन के बाद मेंटेन होती रही, थोड़ा सा और बढ़ाई, ठीक हुई, और पोस्ट प्राइमरियल हमारी काफी अच्छी कंट्रोल में आ गई। और बल्कि हमें थोड़ा जो रेगुलर की डोज थी 18 से 16 से 14 12, ये क्रमशः हमको घटानी ही पड़ी
जैसे जैसे हमारी पीपी वैल्यू कम आ गई। तो पीपी मेनली खराब हुई थी हमारी फास्टिंग खराब होने से, वरना 14 यूनिट रेगुलर तो बहुत होती है, इतनी देने की आवश्यकता अधिकतर पेशेंट्स में नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमारी फास्टिंग बिगड़ी थी, इसने खेल ज्यादा खराब किया। तो फास्टिंग को हमने ग्लार्जिन बढ़ा के कंट्रोल किया, तो पीपी हमारी केवल 12 यूनिट से कंट्रोल आ गई। तो अब आपका जो प्रश्न है वो यहाँ आता है कि क्या हम ब्रेकफास्ट दे के संतुष्ट हो जाए। हमने HbA1c किया, अब हमारे हो भी क्या, काफी समय 3-4 महीने हो गए, HbA1c हमारा 7.8 है, 8.5 से हम 7.8 पे आए, आधा रास्ता कवर हुआ, आधा अभी भी छूट गया। तो अब क्या करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। एक स्टडी ये थी जो कि विदेशी भूमि पे हुई थी, और जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना हमारा HbA1c ज्यादा होता है, फास्टिंग का कंपोनेंट ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम कंट्रोल करते जाते हैं वैसे जैसे हम देखते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल की महत्ता बढ़ती है। पोस्ट प्रेंडियल को पे हमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। अच्छा, जो भारतीय इसमें स्टडी हुई वो इससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती। जो डॉक्टर बी मोहन ने अपने भारतीय पेशेंट में देखा, कुछ चाइनीज लोगों ने देखा, तो हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट इतनी ज्यादा है, तो हमारे में जो इतना बड़ा गैप है ना फास्टिंग पीपी का, वो गैप इतना बड़ा नहीं है हाई शुगर में भी, हाई HbA1c में भी। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि पोस्ट प्रेंडियल का कंट्रोल विदेशियों की तुलना में हम लोगों में इस लेवल पे भी पोस्ट प्रेंडियल काफी गड़बड़ होता है, और आगे तक वो करीब करीब 50-50, 40-60, 60-40 इसी रेशियो में रहते हैं। पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल हम लोगों में अच्छा लाने की बहुत आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पे पोस्ट प्रेंडियल को फिर से ऑब्जर्व करना है। तो हमने ये देखा कि चलो और समय का देखें, डॉक्टर संध्या ने सजेस्ट किया, तो हमने लंच के बाद देखा ओ अब पकड़ में आया, लंच में तो अभी भी 217 है। इसका मतलब क्या करें, इसका मतलब सुबह की जो रेगुलर थी वो तो 6 से 8 घंटे में हजम हो गई। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेगुलर, एक प्रेंडियल डोज, एक बोलस इंसुलिन के तौर पे बिफोर लंच भी देनी होगी, जिसको हम कहेंगे बेजल के साथ 1+ किया था तो हो गया बेजल प्लस प्लस। एक बोलस के साथ अब हमें दूसरा बोलस और देना पड़ा, और अब हमने इस पेशेंट के लिए लंच के बाद जो शुगर खराब हो रही थी उसके लिए हमने 12 यूनिट सुबह दी, 4 दोपहर में दी। फिर देखा कंट्रोल में नहीं आई, 6 किया, अभी भी नहीं आई, 8 किया, अभी भी नहीं आई, 10 किया, और 10 पे ये कंट्रोल में आ गई। तो क्रमशः जब हमने एक समय की वैल्यू एक साथ हम सबको लेके चलेंगे तो कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रेजीम भी हो जाता है, और कई बार पेशेंट भी बिगड़ जाता है, और कई बार हमें भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम एक को ठीक करते हैं दूसरा बिगड़ जाता है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने समय तो बहुत ज्यादा लगाया, तो इतना समय नहीं लगाना चाहिए एक अच्छे फिजिशियन को, लेकिन ये काम थोड़ा समझदारी से जल्दी किया जा सकता था, जिसमें हमने करते करते 4 महीने निकाल दिए। चलिए 4 महीने बाद भी अगर हम कंट्रोल आए तो कोई बुरा नहीं है। अब बात आई कि हमने ये दोनों तो देख लिए, हमारी कई जनता ऐसी है कि जो रात में आती है और तसल्ली से बैठती, भाई अब काम धाम निपटाया है और अब खाना लगाओ, और खाने के साथ साथ थोड़ा सा हम तो गुड़ भी खाएंगे, डॉक्टर ने मिठाई मना की है तो गुड़ तो जरूर खाएंगे, उसके बगैर खाना हजम नहीं होता। और ये देखा है इनका आफ्टर डिनर उस वक्त भी 238 आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमें एक बेजल, एक बोलर, दूसरे बोलर के साथ अब हमें तीसरा बोलर भी जोड़ना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा बेजल प्लस 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 रेजीम, जिसमें तीनों समय के भोजन के पहले बोलर हम जोड़ेंगे। और जब हमने इवनिंग डोज के लिए 4 से 6 फिर 8 फिर 10 किया, तो उस वक्त की भी हमारी क्रमशः आफ्टर डिनर वैल्यू नियंत्रण में आ गई। तो इस प्रकार से हमने फास्टिंग के लिए बेजल, ब्रेकफास्ट के लिए एक बोलर, लंच के लिए दूसरा बोलर, डिनर के लिए तीसरा बोलर, यह देखिए हमने क्रमशः पेशेंट को कंट्रोल में लाने की कोशिश की, और इस रेजीम को हम कहते हैं मल्टीपल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, MSI, जो कि सबसे अच्छा रेजीम माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी लिबर्टी क्या है, हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अलग सोल्यूशन है, कोई मिक्सिंग नहीं है आपस में। तो हमारे जिस वक्त गड़बड़ हो रहा है हम उस वक्त की इंसुलिन में फेरबदल करके, हमने देखा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होने लगा तो हमने ग्लाइसिन घटा दी, हमने देखा लंच के बाद
हाइपो होने लगा तो दोपहर वाली बोनस घटा दी, हमने देखा रात में गड़बड़ हुई तो रात की बोनस घटा दी। तो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से मिसमैच नहीं होता, मिक्सिंग नहीं होती, यह हमारा इससे बड़ा अच्छा काम चल जाता है। तो मुझे आशा है संजय जी आप इस बार हमारे इस केस से संतुष्ट हुए होंगे। पिछले में तो हमने रायता फैला दिया था, अब आप क्या कहती हैं इसमें, अब आपके क्या विचार है? शायद आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें। अरे सर मुझे पता था जी कि सर रायता तो कभी नहीं फैलेगा, आप उसे समेट देंगे अच्छे से, लेकिन वो हमारी जल्दबाजी का नतीजा था कि हमने पहले ही पूछ लिया वो क्वेश्चन जो आगे स्लाइड्स में आने वाला था। बिल्कुल सही है सर, ये बेस्ट रेजिम है हमारा, बेसल बोलस 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 रेजिम इज द बेस्ट। लेकिन सर अगर पेशेंट्स की बाई वो डाइट है, जैसे कई सारे घरों में होता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और उसमें तो हम वो दो 2 टाइम्स में, इसमें सर मिक्स जो हमारी होती है उनका क्या रोल है मिक्स स्टार्ट का? जी, प्रीमिक्स पे हम लोग बात अभी थोड़ा सा रोक के रखना चाहेंगे, लेकिन अच्छा ऐसे ठीक है सर। काफी केसेस में जब हम क्योंकि इसके लिए जो हम लोग ये कोर्स अगले सेशन में समाप्त करके बेजल और बेजल प्लस का अगला जो हम इसके बाद कोर्स 30 जून से आरंभ करेंगे, अच्छा उसमें हम लोग प्रीमिक्स और जितने कॉम्प्लिकेटेड रेजिम है उनकी बात करेंगे। असल में जो आज हम लोगों ने इसकी चर्चा कर रहे हैं ये अपेक्षाकृत बहुत सरल रेजिम है और जी इसको हम सरलता से समझ सकते हैं, सरलता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है जो इंसुलिन नॉन प्रिस्क्राइबर है उनको इंसुलिन प्रिस्क्राइबर बनाना। क्यों इंसुलिन लेने से डरते? पेशेंट नहीं डरता, हम डरते। हमें अपने फिजिशियन को तैयार करना है, आप इंसुलिन से यूज करिए। और अब इंसुलिन हमारे पास जो इतनी अच्छी ग्लार्जिन इंसुलिन है, अभी हम लिग्लूटेक की बात नहीं कर रहे, बहुत कॉस्टली है, एनपीएच की बात नहीं कर रहे, उसके साथ हाइपो की प्रॉब्लम ज्यादा है। ग्लार्जिन हमारी वो मतलब मैं ग्लार्जिन को कहूँ तो मैं ग्लार्जिन को थर्ड एसी कहता हूँ। अच्छा, सबके लिए एक्सेप्टेबल, ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर। एनपीएच इंसुलिन जो है वो है सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में यार बड़ी गर्मी होती है, बड़ी उमस होती है, ठंड में बहुत ठंड लगती है, बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकेंड क्लास से जैसे ही हम थर्ड एसी में पहुंचते हैं, बड़ा आराम, बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब हमने कहा थर्ड से हमारा अपग्रेड होकर हम सेकंड एसी में पहुंच गए, सेकंड से फर्स्ट में पहुंच गए। हाँ ठीक है, थोड़ी सी सीट चौड़ी हो गई, थोड़ा सा 2-3 की जगह 2 बर्थ हो गई, लेकिन वाव वाला फैक्टर नहीं है। तो एनपीएस ग्लार्जिन इज मूविंग फ्रॉम सेकेंड क्लास टू थर्ड एसी। अब फ्रॉम ग्लार्जिन U100 से ग्लार्जिन 300, ग्लार्जिन 300 से डिग्लूडेक, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एसी में प्रमोशन हो गया। कोई क्वालिटेटिवली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ग्लार्जिन इंसुलिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन इंसुलिन है। और जो भी हमारे बंधु ग्लार्जिन मतलब इंसुलिन से डरते हैं, वो एक ग्लार्जिन इंसुलिन प्रेस्क्राइब करने की आदत डालें। अच्छा, इसके लिए मैं एक सजेशन और दूं। ये सजेशन मेरी कही हुई कई बातें ऐसी होती हैं जो लोग यार ये तो अपने मर्जी पढ़ाते जाते हैं, कुछ ना कुछ जो मन में आए वो बोल देते हैं, कहाँ लिखा है किताब में? तो भाई यहाँ पे किताबों से मैं सहमत या असहमत नहीं हूँ, आप अपना दिमाग रखें। हम कहते हैं ग्लार्जिन तो रात को सोते समय ही देना है। अब सोते समय देखते हैं तो वो जब हम 6-7-8 घंटे पे उसकी एक पीक आती है तो मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना, इंसुलिन है तो ग्लूकोज लो करने की संभावना हमेशा रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसुलिन ऐसी बन जाए जिससे शुगर लो ना हो। ये उसी तरह की बात हुई कि कोई मिर्ची ऐसी बन जाए जो कड़वी ना लगे। कैसे हो सकता है यार, मिर्ची का काम ही कड़वा करना। तो यह इंसुलिन अभी भी मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया की थोड़ी संभावना तो रखेगी ही। आपको और सेफ चलना है तो मैं तो अपने हर पेशेंट में इंसुलिन को प्रातः काल आरंभ करता। अब कहीं यार फिर वही प्रश्न आ गया, तुमने बता दिया कहाँ लिखा है किताब में। तो भाई अपनी अकल से सोचिए, जब इंसुलिन का असर 23 से 24 घंटे है तो सुबह देंगे तो तब भी तो हमारी अगली सुबह तक काम करेगी, तब भी तो वो फास्टिंग पर ग्लाइसीमिया जो हो रहा है डाउन फिनोमेना उसको सप्रेस करेगी, क्यों नहीं करेगी? हाँ, पीक उसके दिन में आ जाएगी, पीक दिन में आ जाएगी तो पेशेंट जग भी रहा है और खा पी भी रहा है, तो पीपी शुगर थोड़ी सी और अच्छी कंट्रोल होगी। और रात में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल कम हो रही है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है।
तो मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी कम होंगे। तो यदि आप डरते हैं तो आपके लिए और सरल रेजीम हम बताएं, आप सुबह इंसुलिन लगवाइए, 4 यूनिट से आरंभ करिए, फास्टिंग शुगर देखिए 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, क्रमशः इसको धीरे धीरे 0 नहीं बनना है, 2 से 3 दिन में 2-2 यूनिट करके बढ़ाइए और देखिए कितना अच्छा काम करती है। तो इस तरह से हम अपने जो नॉन प्रेस्क्राइबर्स हैं, मैं उनको इंसुलिन प्रेस्क्राइबर बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ग्लार्जिन देना सीखें। ग्लार्जिन अब आपने दे ली, अब आपने कहा कि साहब मेरी एक टाइम की पीपी कंट्रोल नहीं हुई, एक बोलस जोड़ दीजिए, उसको भी 2-2 यूनिट करके हम बढ़ा देंगे, दूसरे टाइम की हुई तो दूसरी जोड़ देंगे। तो एक बार इंसुलिन देने से आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरी और तीसरी चौथी देने में नहीं डरेंगे। जब आपने इनके बारे में अपने दिमाग में गणित बैठा लिया कि इंसुलिन ऐसे काम करती है, उसका ये कर्व जो है ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। हमने कहा अमिताभ बच्चन, तो तुरंत अमिताभ बच्चन की सूरत सामने आ गई। हमने कहा ऐश्वर्या राय, तो तुरंत ऐश्वर्या राय की सूरत सामने आ गई। तो एक मेंटल इंप्रेशन बहुत आवश्यक है। तो जैसे ही हमने कहा ग्लार्जिन, आपके दिमाग में ग्लार्जिन के एमिनो एसिड नहीं आने, एमिनो एसिड किताब में लिखने के लिए, बच्चों के एग्जाम पास करने के लिए ये एमिनो एसिड इससे रिप्लेस हुआ, आपके दिमाग में ये कर्व आना है। 23 से 24 घंटे काम करती फ्लैट इंसुलिन है। रेगुलर का ये करवाना है, 6 से 8 घंटे काम करती है, 2 से 4 घंटे पे पीक करती है। बस ये कर्व हमारे सामने है और हम उसके पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब इसकी गणित हमने सीख ली, तब हम बात करेंगे जो आप कह रहे हैं प्री मिक्स इंसुलिन 30-70। क्यों, उसमें क्या हुआ, इसको मैं कहता हूँ सांबर मसाला। यहाँ पे मसालों का मिक्सचर है, इसमें एक खराबी है और एक अच्छाई है। अच्छाई ये है कि सांबर मैं भी बना सकता हूँ, और लेकिन मेरे बनाए और दूसरे के बनाए सांबर का स्वाद एक ही जैसा होगा, क्योंकि मसाला एक ही पड़ रहा है। एक मसाला बढ़ाऊंगा तो उसमें नमक, हल्दी, खटाई, धनिया, मिर्ची सब बढ़ जाएंगे, और घटाऊंगा तो सब बढ़ जाएंगे। और जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, सब मसाले अलग अलग डालेगा, जिसको चाहो घटा लो, जिसको चाहो बढ़ा लो। तो प्री मिक्स इंसुलिन में 30-70 जब हम यूज करते हैं तो उसमें इन दोनों का मिक्सचर जो है, एनपीएच का और रेगुलर का, एक को बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेंगे, दोनों एक को घटाओगे तो दोनों घटेंगे। तो वहां पे हमारे लिए जो फाइन ट्यूनिंग है, जो टाइट्रेशन है, उतना सरल नहीं होता। दो इंसुलिन के मिक्सचर अलग अलग समय पे काम करेंगे, हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको प्री मिक्स की चर्चा हम हमेशा बाद में करते हैं, जब हम यहाँ पे इसके कैलकुलेशन से संतुष्ट हैं। जी बताएं, अब आपके क्या विचार है इसके बाद? कुछ और ऐड करना चाहेंगे या आगे बढ़ा जाए? सर आगे बढ़ा कुछ जाए। हाँ हाँ, रमाकांत जी कुछ गहन चिंतन में। इसमें मेरा थोड़ा सा यही कहना है सर, जैसे रेगुलर इंसुलिन जो सर, जो आप इसमें पोस्ट प्रेंडियल जो हाइपो और प्रीपेंडियल हाइपो वाला इशू है, तो बेटर होता कि हम सीधा सीधा इसमें लिस्प्रो स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट में, देन इट विल बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस यार थिंग। ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है नीट की तरह से हमारा पर्चा लीक हो गया है? नहीं सर, मैं एक्चुअली यही आप रेजिम, लोग, सर मैं रेगुलर इंसुलिन कभी भी रेजिम में फॉलो ही नहीं करता सर एक्चुअली। वो वही देख रहा हूँ, मैडम की आगे की बात कर रही थी, आप भी आगे की बात कर रहे हैं। तो हमारी पिक्चर की स्टोरी पहले ही लीक हो जा रही और है। सर एक प्रैक्टिकल चलिए पॉइंट आइए। सर, मैं आप सर अपना पर्सनल सिनेरियो सर एक डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ। क्या हुआ सर, जब बेसल पेशेंट का एक का चल रहा था, वो ग्लार्जिन की 100 वाली सिरिंज से सर वो यूज कर रहा था, तो हमने उसको जी एक्सप्लेन तो कर दिया सर कि रेगुलर इंसुलिन आप लगाइए, ये सब करिए। हम उसको ये बताना भूल गए कि इसमें जो है आपकी सिरिंज चेंज होगी। दैट पेशेंट वाज यूजिंग दैट 100 यूनिट सिरिंज फॉर दैट 40 यूनिट रेगुलर सिरिंज। तो सर दैट वाज जी प्रॉपर थिंग्स दैट शुड बी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन टू द पेशेंट एक्चुअली सर। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 पेशेंट सर मेरे साथ हो चुका है सर ये। और वो मैं कभी मतलब उसको फिर बाद में जब वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जी सर, जी। ये इंसुलिन तो को एक्सप्लेन यहाँ नहीं पे करते इसके बारे में ये सर। वाली बात है डॉक्टर, कि जो बात आप कह रहे हैं ये खूब होता है, समझाने के बाद भी होता है। और इसके लिए जब पेशेंट कहीं समझ में ना इंसुलिन दे रहे हैं और ये हो क्या रहा है, तो सबसे अच्छा है कि हम पेशेंट से कहें कि भाई तुम सारी चीज मेरे सामने ला के रखो, जी सर। सिरिंज दिखाओ, पेन दिखाओ, इंसुलिन दिखाओ, कैसे लगाते हो बताओ, और उसी में भेद खुलता है। तो पूरी जासूसी करनी पड़ती है, वही जैसे रिक्रिएटिंग द सीन ऑफ क्राइम है, तो वो वाली चीज रिक्रिएट करिए और उसमें
आपको जरूर सस्पेंस खुल जाएगा। डॉक्टर स्मिता, आपका क्या इसमें अपना कहना है कि अभी तक जो हम लोगों ने किया, इसमें कुछ आपके इनपुट्स आप देंगे? सर इनमें कोई भी इनपुट मेरी तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो भी बताया है एक स्टोरी लाइक बताया है, और वो चीजें भी पिन पॉइंट करी है जो कि अक्सर होती हैं, कि हमने शुरू कर दिया बेसल और पता चला पोस्ट पैंडल बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। तो उसको पेशेंटली हमें कंसिडर करके 2 यूनिट हम बढ़ाएं, एंड मे बी ज्यादा बेसल लगाने की सर आवश्यकता पड़ती है, मुझे लगता है बोलस लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ये मुझे लगता है। तो एक मेरा क्वेश्चन अगर आप आज्ञा दें तो मैं ले सकती हूँ। तो इस रिजीम में बेसल प्लस प्लस रिजीम में क्या हम क्योंकि पेशेंट बड़ा परेशान हो जाता है कि 4 यूनिट 4 times वी आर पिकिंग द पेशेंट, so can we use one time that combination which we are getting as Ryzodex, उसका कॉम्बिनेशन क्या हम एक टाइम यूज कर सकते हैं? तो ये राइजोडेक्स फिर वही चीज आ गई जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्री मिक्स इंसुलिन की 2 तरह की इंसुलिन आपस में हमने ऐड कर दी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन 3 जून से आरंभ होगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसमें एज फैकल्टी हमारे साथ रहेंगे, तो आपका हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसमें। और उसमें हम लोग इसकी प्री मिक्स की चर्चा उसके बाद करेंगे। हाँ, जो अभी डॉक्टर रमाकांत कह रहे थे, जो आप कह रहे थे, थोड़ा सा हम लोग इसको वर्णन कर लेते हैं इसका, कि इस पेशेंट में जब हम बेसल प्लस 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 है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है 4 इंसुलिन का, लेकिन बड़ा सिंपल रिजीम है और बड़ा अच्छा पेशेंट को कंट्रोल देता है। ये देखिए, आपने एक टाइम ग्लार्जिन 20 पहुंच गए और 14, 12 और 10 यूनिट्स पे हमारा पेशेंट कितना अच्छा कंट्रोल आ गया। HbA1c भी जो हमारा 8.3 था, फिर 7.6 आया था, 3 बार के इंसुलिन बढ़ाने के बाद 6.7 आ गया, सब बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपने कहा अभी रमाकांत जी ने, कि इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पेशेंट अब कह रहे हैं कि डॉक्टर खाना अगर लेट हो जाए ना तो बड़ी घबराहट होती है, और कभी भी खाना समय पे नहीं खा पाए, हम कहीं बाहर गए थे, थोड़ा लेट हो गए, कुछ भी ऐसा हो तो लगता है जान निकली, जल्दी से खाना खाओ तो आराम मिल जाता है। तो वास्तव में हमारा अपना कर्तव्य ये है कि हम पेशेंट के कहने से पूर्व हम उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछें। जब हम इंसुलिन दे रहे हैं तो हमारी इंसुलिन किस समय पीक कर रही होगी? बेसल इंसुलिन हम दे रहे हैं ग्लार्जिन, तो हम उस पेशेंट से पूछें, भाई रात में नींद तो नहीं खुलती? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलती। अच्छा, कि रात में कुछ घबराहट भी होती हो, ठंडे ठंडे पसीने आते हो, तकिया भीगा हुआ मिलता हो, धड़कन कभी लगता हो सुबह तेज हो रही है, सुबह उठ के सर में दर्द होता हो, ऐसा कुछ? अब वो सोचे जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ लगता तो था, एक दिन नींद खुली थी और उस दिन बस ये लग रहा था कुछ जल्दी से खाओ, हम गए किचन में, कुछ खाया पिया और सुबह सो गए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, उसको हुआ था दिक्कत, लेकिन उसने अपने आप नहीं बताया, हमें उसको निकलवाना पड़ा। तो हमें मालूम है ग्लार्जिन 24 घंटे काम करती है, उसका प्रभाव खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद, जब भोजन से मिलने वाली ग्लूकोज खत्म हो जाएगी, तब उसको शुगर लो होने की टेंडेंसी होगी। तो इन बिटवीन 2 मील्स, या मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग, वो जब हमने प्रेंडियल इंसुलिन दी, तो प्रेंडियल इंसुलिन हमें मालूम है 6 से 8 घंटे काम करती है, भोजन तो हमारा 3-4 घंटे में हजम हो जाता है। तो जब 4 घंटे के बाद और 6-7 घंटे तक जब प्रेंडियल काम करती है, तब ये वाली सिचुएशन हो सकती है। सुबह वाली प्रेंडियल से लंच के पहले, दोपहर वाली प्रेंडियल से डिनर के पहले, रात वाली प्रेंडियल से रात सोने से पहले। तो अब हमने इसको चेक किया तो ये भी हाई डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी इंसुलिन गड़बड़ कर रही है। जो हमारी रेगुलर इंसुलिन है, देने के बाद लगभग 2 घंटे में पीक पे पहुंचती है, 2 से 4 घंटे तक उसका पीक असर बरकरार रहता है, और 4 घंटे के बाद 4 से 8 घंटे तक क्रमशः कम होती जाती है। भोजन की पीक तो आ जाती है 1 से 2 घंटे में, इंसुलिन की पीक आ रही है 2 से 4 घंटे में। तो जब भोजन पीक पे पहुंचा, उस वक्त हमारी इंसुलिन पीक पे नहीं थी, तो अर्ली पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया,
जब हम रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं तो उसके बाद पोस्ट प्राइमरी हाइपरग्लाइसेमिया में जो 2 घंटे पे हम लोग चेक करते हैं, वह वैल्यू कई बार अच्छा कंट्रोल में नहीं होती, और 4-5-6 घंटे पे लेट पोस्ट प्राइमरी हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि भोजन तो हजम हो गया, इंसुलिन काम कर रही है, तो इस समय हाइपोग्लाइसीमिया। तो रेगुलर इंसुलिन के प्रयोग से हमारी 2 घंटे की पीपी हाई रह जाती है और 4-5 घंटे पे बिफोर नेक्स्ट मील लो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह हमारी रेगुलर इंसुलिन की लिमिटेशन है। हर चीज की अपने अपने सीमाएं हैं। एनपीएच इंसुलिन देने के बाद जैसे हमने देखा कि मिडनाइट में हाइपो होता था, रेगुलर इंसुलिन देने के बाद इंसुलिन लगने के 4-5 घंटे पे हाइपो की संभावना काफी होती है। तो यह कहलाती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। लेकिन भोजन तो 4 घंटे काम करता है, ये 8 घंटे काम करती है, तो शॉर्ट नहीं रही है। ये तो वास्तव में आइडियल से लॉन्गर है। ये कहलाती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। लेकिन भोजन की पीक आती है 1 घंटे पे, इसकी पीक आती है 2-4 घंटे पे, तो ये रैपिड एक्टिंग भी नहीं है। तो यह जो हमारी प्राकृतिक इंसुलिन है, जब वो प्राकृतिक रूप से सिक्रीट होती है अंदर ही अंदर, पैंक्रियास से सिक्रीट हुई और तुरंत लिवर में पहुंच गई इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन से, तब उसका इफेक्ट अलग होता है। तब वो सीधे सर्कुलेशन में आई और सीधे लिवर में पहुंची, तब ये अच्छा काम करती है। जो हम सबकुटेनियस लगा रहे हैं वह जाएगी, सर्कुलेट करेगी, उसका एक पार्ट लिवर में पहुंचेगा, लेट काम करेगा, तो उसका रिस्पॉन्स अलग है। तो जब हम इंसुलिन को इंट्रा जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन है, जब हम इंट्रा पोर्टल ना देके हम सबकुटेनियस बाहर सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं, तो रेगुलर इंसुलिन इज नॉट द आइडियल फिजियोलॉजिकल इंसुलिन। तब हमें कुछ ऐसा इंसुलिन जुगाड़ करना पड़ेगा जो आइडियल के नजदीक हो, जो कि डॉक्टर रमाकांत कह रहे हैं। हमने रेगुलर की जगह इसका शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग या रैपिड एक्टिंग एनालॉग यह हमें देना होगा। यह रैपिड एक्टिंग क्या करता है, इसकी तरह धीरे धीरे काम नहीं करता, शू से 15 मिनट में काम करता है और 1 घंटे में पीक पे पहुंच जाता है। तो हमारे भोजन की भी शुगर 1 घंटे में पीक पे पहुंचती है, फिर इसके बाद ये 1-1.5 घंटे पीक पे रहता है और फिर वो 4 से 5 घंटे के अंदर वापस आ जाता है। भोजन भी हमारा 3 से 4 घंटे में वापस आ जाता है, भोजन से मिलने वाली ग्लूकोज भी। तो इस प्रकार से जो मील रिलेटेड ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन है वह इससे ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है, और जो अर्ली मॉर्निंग हाइपर थी वह भी इससे कंट्रोल में आ जाती, जो लेट पोस्ट प्राइमरियल हाइपो थी वह भी इससे होने की संभावना कम हो जाती। तो इमीडिएट पोस्ट प्राइमरियल बेहतर कंट्रोल, लेट पोस्ट प्राइमरियल हाइपोग्लाइसीमिया इससे कम होता है। इसलिए अगर हम प्राइमरियल इंसुलिन के रूप में, जैसे हमने कहा कि बेसल इंसुलिन के रूप में एनपीएच की जगह ग्लार्जीन यूज करें, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पे कॉस्ट बढ़ना बहुत जायज है। वहां पे तो वो सीधे सेकेंड क्लास से और थर्ड एसी में शिफ्ट होना वहां जायज है। यहाँ पर जो उसकी आवश्यकता तो है ही है। अगर हम देखते हैं कि हमारा 2 आवर्स का पोस्ट प्राइमरियल कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर बाद में हाइपो के चांस हो रहे हैं, तो अगर हम इससे शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट की ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इस पेशेंट को जब हमने रैपिड एक्टिव इंसुलिन से लिस्प्रो इंसुलिन पे शिफ्ट किया, तो देखते हैं क्या हुआ। लिस्प्रो के पहले उसका हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, लिस्प्रो पे शिफ्ट किया तो हमने देखा कि पोस्ट प्राइमरियल वैल्यू और अच्छी कंट्रोल में आ गई, और 4-5 घंटे में जो हाइपो था वो कम हो गया। यहाँ पे भी पोस्ट प्राइमरियल और बेहतर हो गई, लेट पोस्ट प्राइमरियल कम हो गया। यहाँ पर भी इवनिंग में भी लेट पोस्ट प्राइमरियल जो हाइपो हो रहा था वो कम हो गया। इससे हमने देखा कि जब हमारी आफ्टर मील वैल्यू कम जा रही है, तो क्रमशः हमने उसको घटाना भी आरंभ कर दिया कि 14, 12, 10 चल रही थी। हमने कहा कि अब हम थोड़ा सा उसको 14 से हमने यहाँ 12 कर लिया, क्योंकि इतना कम रखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे भी देखा बेड टाइम हमने 130 से कम है तो 2 यूनिट घटा दिया और पेशेंट हमारा बेहतर कंट्रोल में आ गया विदाउट हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर 4 to 5 आवर्स ऑफ इंजेक्शन। इस प्रकार से जब हमने ये जो एनालॉग इंसुलिन का प्रयोग किया, ये तो एनालॉग इंसुलिन के एडवांटेजेस हैं, लेकिन कॉस्ट फैक्टर के कारण से कई बार हम लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे यह मैं बार बार कहूंगा
कि बेसल इंसुलिन के तौर पे तो ग्लार्जिन का ही उपयोग करें, अब उतनी कॉस्टली नहीं रह गई। प्राइमरी इंसुलिन के तौर पे जहां आवश्यकता हो वहां पे हम रैपिड एक्टिंग को फास्टर एक्टिंग इंसुलिन पे शिफ्ट करें। तो इस प्रकार से हम अपने जो हम लोगों का आज का सेशन है उसको बेसल से बेसल प्लस बेसल प्लस प्लस बेसल प्लस 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 इस पे कैसे करें यह हम लोगों ने डिस्कस किया। और यदि हम देख रहे हैं कि प्राइमरी लेट पोस्ट प्राइमरी हमारे हाइपोग्लाइसेमिया की संभावना है तो कैसे उसको रैपिड एक्टिंग एनालॉग से उसको कवर अप करें, वह हमने जानने का इसमें प्रयास। आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं। स्मिता जी आप बताइए, ये आप जिसके लिए कह रही थी राइजोडेक वाली जो बात थी वह लगभग इसी के जैसी हो गई। ग्लार्जिन की जगह वहां पे डिग्लूडेक है। तो जी सर डिग्लूडेक 40 घंटे काम कर रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम क्योंकि बात आ गई है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लार्जिन और शॉर्ट एक्टिंग को आपस में नहीं मिलाया जा सकता, इमिसिबल है। क्यों? क्योंकि ग्लार्जिन को हमें लो पीएच पे स्टोर करना होता है, पीएच ऑफ 4, और बाकी हमारे न्यूट्रल पीएच पे होते हैं। तो रेगुलर इंसुलिन न्यूट्रल पीएच पे 7 पे और ग्लार्जिन 4 पे, ये मिसिबल नहीं। तो इसलिए ग्लार्जिन के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। एनपीएच और रेगुलर का कॉम्बिनेशन बन गया, डिग्लूटेक और रेगुलर का कॉम्बिनेशन बन गया। तो एनपीएच और रेगुलर का कॉम्बिनेशन 30-70 प्रीमिक्स के रूप में हम लोग खूब यूज करते हैं। डिग्लूटेक जो कि 40 घंटे काम करती है और फ्लैट इंसुलिन है, और एस्पार्ट का कॉम्बिनेशन हमारा राइजोडेक के नाम से वो अवेलेबल है। उसमें एडवांटेज क्या हो जाता है कि पूरे दिन बेसल सप्लाई फ्लैट हो गई और खाने के बाद पीपी कंट्रोल के लिए यह सप्लाई भी बेहतर हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें 4 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। वहां पे हम सुबह और रात को कम से कम अगर कंट्रोल करते हैं, दोपहर की छूट जाएगी तो 2 टाइम में तो हम राइजोडेक से 2 टाइम की पीपी को कंट्रोल कर लेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो 1 टाइम हमने प्लेन अलग से एस्पार्ट दे दी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो 4 से कम 3 हो जाएंगे। काफी पेशेंट हमारे 2 बार की इंसुलिन में कंट्रोल में आ सकते हैं। जी ठीक है। और किसी का कोई यहाँ पे इनपुट हो आप लोगों का तो आप सबका स्वागत है। अन्यथा डॉक्टर रामदास देखिए, अगर अमित जी कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हो, पब्लिक हमारी इसके आगे कुछ डिस्कस करना चाहती हो तो हम लोग चर्चा को सर एक क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन सर मुझे पूछना है सर। जी जी सर, एक्चुअली मैं एनपीएच के बारे में थोड़ा सर अपना प्रैक्टिकल एक एक्सपेक्ट था सर, कि शॉर्ट टर्म हमें सर कभी स्टीरॉयड थेरेपी यूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेल्स पाल्सी में हाई डोज जो स्टीरॉयड्स यूज करते हैं, तो इज देयर अ गुड इंडिकेशन फॉर शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड यूज along with this NPH, because there is a peak both in steroid doses along with this NPH. So सबसे अच्छा सर इंडिकेशन मुझे जो एनपीएच का लगा अभी तक सर प्रैक्टिकली, वो दैट शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, जो स्पेशली जो प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं सर, उस सिनेरियो में काफी अच्छा कंट्रोल करता है। सर आपका एक्सपीरियंस क्या है सर इसके बारे में? तो आपने बहुत पते की बात कही, और ये बहुत गूढ़ बात है जो जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती। लेकिन क्या है कि हम लोग जैसे ना बेसिक साइंसेस को बहुत बेकार की मानते हैं। हम लोग फिजियोलॉजी आ रहे, फिजियोलॉजी भी क्या है, मेडिसिन पढ़ो। फार्मेकोलॉजी आ रहा है, मेडिसिन वालों को सब फार्मेकोलॉजी आती है। नहीं नहीं होगा, अगर वो फिजियोलॉजी का फार्मेकोलॉजी का ज्ञान हमें अच्छा होगा तो हम एक फार्मेकोलॉजिस्ट, हम एक फिजियोलॉजिस्ट से ज्यादा अच्छा उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकली उसको रिलेट कर लेते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ये पूरी पूरी फार्मेकोलॉजी पे आधारित है। हम 3 प्रकार की मुख्य रूप से स्टेरॉइड प्रयोग में लाते हैं। एक है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो अधिकांशतया हाइड्रोकॉर्टिसोन तो टैबलेट में तो हम लोग एडिशंस के लिए यूज करते हैं, अधिकांशतया हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन में यूज होता है और 6 आवर्स तक काम करता है और इमीडिएट सपोर्ट दे देती है। तो अब हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर हम, जैसे डॉक्टर राजीव पुरी खूब यूज करते हैं उसको अपने आईसीयू में, और आईसीयू में उन्होंने हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया और उसका शू से ग्लूकोज लेवल राइज किया, तो वो 6 घंटे काम कर रही है हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो हमें इंसुलिन भी वो देनी है जो 6 घंटे काम करे। तो उस वक्त हमने अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए रेगुलर इंसुलिन
या हमारी एस्पायर्ड लिप्रो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग, ये हमारी बेस्ट है। दूसरा आता है जो आपने बात रखी कि हम उसके लिए प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं, इन दवाओं का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा लंबा है, या जो प्रेडनिसोलोन ये 12 घंटे से कम और मिथाइल प्रेडनिसोलोन 12 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं। तो इन दोनों को देते समय बिल्कुल सही बात है, हमें वो इंसुलिन चाहिए जो 12 घंटे काम करती है, और एनपीएच परफेक्ट इंसुलिन है इनके लिए। एनपीएच इंसुलिन दो तो वो इसके प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करती है। तो इसलिए एनपीएच को ऐसा बना दिया गया इन्हीं के लिए बनी है। जब आप ये दे रहे हैं इनके साथ एनपीएच दीजिए और आप बिल्कुल उसके लिए हूबहू सटीक कार्य कर रहे हैं। अब तीसरा इंजेक्शन हुआ डेक्सामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन 24 घंटे थोड़ा उसके आगे काम करता है, तो वो एनपीएच के से काबू में नहीं आएगा। तो या तो एनपीएच 2 बार दें या ग्लासरीन दे दें। तो जब हम डेक्सामेथासोन दे रहे हैं तो ग्लासरीन, प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो एनपीएच, या डेटेमिल मिथाइल प्रेडनिसोलोन थोड़ा लंबे होने लग जाती है तो उसके लिए डेटेमिल, और रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे हैं तो उसके लिए रेगुलर। तो यह हम फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हुए यदि हम उसको एप्रोप्रिएट इंसुलिन से कवर देंगे तो काम बिल्कुल बढ़िया होगा। राजीव जी प्रकट हो गए अपने, सबसे ज्यादा हम लोगों में अगर कोई यूज करता है तो वो आप ही होंगे, हैं? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे कोई भी पेशेंट आईसीयू में सेप्सिस का आता है, तो अकॉर्डिंग टू सर्वाइविंग सेप्सिस गाइडलाइंस हमें अगर कोई हाइपोटेंशन है तो उसे हाइड्रोकॉर्टिसोन या तो 50 mg QID देना है, या फिर हम उसे 200 mg 50 ml में डाइल्यूट करके 2 ml पर आवर पर देना है अनटिल अनलेस शॉक रिजॉल्व। तो जैसे ही स्टेरॉइड का तो सर बहुत सारे इंडिकेशंस हैं आईसीयू में, तो ये एक प्रॉब्लम तो है कि हमें कई बार स्टेरॉइड रेगुलर इन्फ्यूजन में देना पड़ता है, कई बार हमें 6 आवरली देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में सर जब हम इन्फ्यूजन दे रहे हैं और एकदम से सर्ज हो रहा है, तो या तो हम रेगुलर इन्फ्यूजन पे ही कंट्रोल करते हैं या आपके ये बेसल बोलस से ही कंट्रोल करते हैं। और दोनों ही केसेस में मैंने देखा है कि दोनों ही केसेस में बेसल एंड बोलस जब पेशेंट एडिक्वेटली अपना ओरल इनटेक स्टार्ट कर दे तब बहुत अच्छा काम करता है, और जब पेशेंट बिल्कुल ओरल नहीं ले रहा, वेंटिलेटर पे है, शॉक में है और रेगुलर इन्फ्यूजन चल रहे हैं स्टेरॉइड्स के, तब हम रेगुलर इंसुलिन के इन्फ्यूजन पे ही कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो सर बड़े अलग अलग हैं, बट आईसीयू में यस डेफिनेटली एक चैलेंजिंग चीज है ब्लड शुगर कंट्रोल करना। और बात आपने कही वो बिल्कुल उस चीज को ओवर एम्फेसाइज करने के लिए मैं अपनी टांग अड़ा रहा हूँ कि हमें बेसल बोलस कैसे देना है, सबकुटेनियस। सबकुटेनियस इंसुलिन हम तभी देंगे जब हम पेशेंट से एक प्रेडिक्टेबल मील इंटेक की उम्मीद कर सकते हो कि वो इतना खाना थोड़ा बहुत खा लेगा। जब हम नहीं कर सकते कि अपने मुंह से कुछ खाए पिएगा और वो L2 फीडिंग पे है तब भी एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर वो आईवी फीड पे है तो हमें आईवी इंफ्यूजन से करना है। तो बेसल बोलस तभी जब पेशेंट ओनली एक्सेप्टिंग हो, और अदरवाइज आईवी इंफ्यूजन हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ। और दूसरा सर इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जब पेशेंट शॉक में भी है तो इतना अच्छा पेरिफेरल सर्कुलेशन नहीं होता है उसका, तो वो भी हम वो रेजिम इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हमें आईवी यूज करना है, बिकॉज शॉक में सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन, स्केलेटल मसल की सप्लाई उस समय बड़ी डिरेंज होती है, वहां पे ही ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है, लैक्टेट हमें जनरेट हो रहे होते हैं, तो बड़ा हम लोग तो बहुत वैसे कास्केड वाली सिचुएशन को डील करते हैं। तो जो आपने बताया सर सही बताया कि उस कंडीशन में हमें रेगुलर इंसुलिन के ही इन्फ्यूजन पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, जब बात निकलती तो ऐसे ही दूर तक जाती है, और डॉक्टर राजीव पुरी ने कितना अच्छा एक और ये हम लोग का अगले सेशन का टॉपिक था, लेकिन उन्होंने कितनी अच्छी उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्लू और दिया कि हमारा पेशेंट जो हाइपोटेंशन में है, जो शॉक में है, जो सीरियस है, उसमें सबकुटेनियस इंसुलिन पे भरोसा ना करें, क्योंकि पेरिफेरल परफ्यूजन कम है, सबकुटेनियस टिश्यू का बहुत कम है, मसल्स का उससे ज्यादा है, लेकिन शॉक में मसल्स का भी कम होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब पेशेंट शॉक में है तो सबकुटेनियस ना देके इंट्रामस्कुलर दे दो, लेकिन सिग्निफिकेंट शॉक है तो इंट्रामस्कुलर भी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होगी, वहां पे हमें इंट्रावेनस इंसुलिन पे ही कार्य करना है। बहुत चलिए, धन्यवाद।
थैंक यू। और कोई इनपुट हो तो बताएं, अन्यथा अमित जी क्वेश्चन के विषय में देखें, पब्लिक हमारी क्या कहना चाहती है। जी सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मैनकाइंड स्पेशलिटीज की तरफ से पंकज अग्रवाल सर को फॉर दिस डीप इंसाइट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इंसुलिन रिजीम्स, जो कि काफ़ी यूजफुल रहेंगे सर, आई एम श्योर। सर मैं फैकल्टी को भी काफ़ी धन्यवाद दूंगा सर कि उनके एक्सपर्ट इनपुट्स बीच बीच में हमें मिलते रहे। सर कुछ सवाल हैं डॉक्टर्स ने जो पूछे हैं। पहला सवाल है सर डॉक्टर विनय देसाई जी का। वो पूछ रहे हैं सर कि क्या रेगुलर इंसुलिन और एनालॉग लिस्प्रो का डोज सेम है? जी, ये डॉक्टर विनय देसाई बहुत एक्टिव मेंबर हैं और रामदास जी और इनकी खूब चर्चा चलती रहती है दोनों की। तो विनय जी देखिए, जैसे हमने बात किया कि जब हम एनपीएस से ग्लार्जिन में जा रहे हैं तो थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा वो इफेक्टिव अच्छा हो जाता है। ग्लार्जिन से रेगुलर पे जा रहे हैं तो 10% डोज कम कर दें। इसी प्रकार से जब रेगुलर से हम इस पर जा रहे हैं एनालॉग इंसुलिन पे, शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग पे, तो जो रेगुलर हमारी 7-8 घंटे तक काम कर रही थी, हम उसको 4-5 घंटे तक सीमित कर दे रहे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व हमारा सेम है, लेकिन एकदम से पीक इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए उस पीक इफेक्ट के बढ़ जाने से ये तो लाभ होगा कि पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल हमारा बेहतर होगा, लेकिन उसको हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना भी बढ़ेगी। तो इसलिए अगर इसकी डोज को भी रेगुलर से हम स्पार्ट जाने में 10% कम करके लें तो वह हमारे लिए एक अच्छा लाभकारी हो सकता है। जी सर एक सवाल और है डॉक्टर अनवर अहमद जी का। वो पूछ रहे हैं सर कि क्या ग्लार्जिन की प्री लोडेड इंसुलिन सिरिंज को अगर वो यूज़ नहीं हुई है तो 28 दिन बाद भी उसका यूज़ हो सकता है सर? देखिए डॉक्टर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अपने भारतीय परिवेश में थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी जहाँ लगाते हैं, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के कारण से वो आइडियल सिचुएशन से अलग अलग जाती है। आदर्श परिस्थिति तो यही है कि हम ग्लार्जिन के वायल को ओपन करने के बाद जब हमने निडल डाली, बाहर की एयर की एंट्री दे दी, तो उसको हम 1 माह के बाद प्रयोग में डाला, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें जो आइडियल कंडीशन में जब उसे टेस्ट किया गया है तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद उसकी जो कई प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती है। लेकिन भाई वास्तविकता ये है कि हम लोग भी इतना पर्टिकुलर नहीं होते, और कई बार जब पेशेंट हमारा लो डोज पे होता है, 10 यूनिट से कम डोज वाला, 10 यूनिट की डोज है तो 1 महीने में वो 300 यूनिट समाप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 100 यूनिट का वायल है। 100 यूनिट का वायल होने के कारण से हमारी वो इंसुलिन ज्यादा समय तक चलती है। तो ज्यादा समय तक चलती है तो जिसमें भी लोअर डोजेस होंगी वो खत्म नहीं हो पाती। तो आइडियल परिस्थिति में तो भाई यही है कि उसको नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते भी हैं और शायद बहुत कई पेशेंट्स में काम कर भी जाता है। यहाँ पे और लोग अपना हमारा मार्गदर्शन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ऑडियो क्वेश्चन स्मिता जी क्या कहती हैं और संध्या जी क्या कहती हैं इसमें? चलिए, कोई अगर किसी का कोई सुझाव हो यहाँ पे तो बताएं, अन्यथा सुझाव तो सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हमारा ही नॉलेज ब्रश अप होता रहता है, इसीलिए हम सारी सेशंस को ज्वाइन करते रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हक करे जाता हूँ, मैं क्या जवाब दूँ? नहीं खान जी सर। कुछ कह रहे हैं या चलिए अमित जी बताइए फिर आगे। सर अगला सवाल है डॉक्टर संजीव महातो का। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि अगर हम बेसल इंसुलिन को ब्रेकफास्ट के पहले देंगे तो सर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करेगा? हाँ, सपोज हमने ब्रेकफास्ट 9 बजे दे रहे हैं और उसको हमने इंसुलिन लिया, तो हम अगले सुबह तक 8 से 9 बजे तक उसका इफेक्ट जो खत्म होते होते आएगा, तो फास्टिंग शुगर हमारी से उसके ट्रेलिंग इफेक्ट से उससे बिल्कुल सबसे कम इफेक्ट फास्टिंग पे आएगा। यह बात तो सही है। तो उससे हमारा फास्टिंग शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन
उसका सबसे मिनिमम पार्ट उसको पर उस समय काम कर रहा हो। और यही चीज जब हम रात में उसको देते हैं तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट फास्टिंग ग्लूकोज और पीपी ग्लूकोज के समय आ रहा होगा। तो दोनों जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जब हम उसको मॉर्निंग में शुरू कर रहे हैं तो हम उसमें सेफ्टी ज्यादा है, फास्टिंग शुगर में एफिकेसी कम है। और जब हम उसको रात में कर रहे हैं तो उसकी एफिकेसी ज्यादा है, रिलेटिवली सेफ्टी थोड़ी सी कम है। तो जो मैंने आपसे कहा, मैं आरंभ करता हूँ सुबह से अपने सारे डोमिसिलियरी पेशेंट्स में, और उनको कंट्रोल करके जब थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं तो उसके बाद जिन दिन में आवश्यक होता है मैं शाम में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यह वो कार्य है जो किताब नहीं लिखती, लेकिन मैं आपसे वही चीज जिक्र कर रहा हूँ कि मैं उनको, क्योंकि पेशेंट ने सुबह चेक किया और सुबह सुबह उसे इंसुलिन की डोज को एडजस्ट किया, वह उसको आसान लगता है। आरंभ में जब 8-10-15 दिन में वो यूज हो गया तब हमने उस इंसुलिन को रात में शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा डोज घटा के, तो वह कार्य आसान हो जाता है। कई पेशेंट्स में हमें दूसरा लाभ लेते हैं इसका कि हम सुबह ही यूज करते रहते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज अगर हमारे नियंत्रण में है, काम चल रहा है अच्छा, तो सुबह ही रखते रहो। उससे एक एडवांटेज मिलता है कि हमारी आफ्टर लंच वाली जो दिन के समय की वैल्यूज है वो भी हमारी अच्छी कंट्रोल रहती है। तो एक समय की पीपी जो हम लोग अभी बेसल प्लस की बात कर रहे थे, तो थोड़ा प्रभाव हमारा ग्रैंडियल इफेक्ट भी उसमें मिल जाता है। ग्रैंडियल पे बेसल इंसुलिन नहीं काम करती पीपी कंट्रोल पे, लेकिन जब उसका पीक आ रही है तो थोड़ा सा पीपी को भी घटाएगी लंच के समय, तो वह हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मॉर्निंग इंसुलिन देने से मिलता है। जी, और है कोई? जी सर। सर एक सवाल है डॉक्टर विकास कुमार जैन का। सर पूछ रहे हैं कि क्या सी पेप्टाइड टेस्ट सर यूजफुल है टू चूज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स? देखिए डॉक्टर, सी पेप्टाइड के लेवल पे हम बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया, और हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन ज्यादा बढ़ नहीं, ज्यादा सिक्रीट करी तो सी पेप्टाइड लेवल बढ़े होंगे। तो हम सी पेप्टाइड लेवल देके हम यह जान पाते हैं कि पेशेंट का एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व है। तो पेशेंट अभी हमारा उस स्थिति में नहीं पहुंचा कि इंसुलिन डिप्लीटिंग वाले स्टेज में। तो लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज हम सी पेप्टाइड से कि भाई अब इस पेशेंट में इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, अब इसमें सल्फोन्यूरिया और बाकी दवा देते रह जाने से कोई लाभ नहीं होगा, तो पेशेंट को समझाने में भी मदद मिलती है उसको कराने से, और खुद की जानकारी तो होती है। हाँ, आरंभ में हम सी पेप्टाइड करा के देखें तो हमें मिसगाइड भी कर सकता है कि आरंभ में हमने सी पेप्टाइड कराया और उसी पेप्टाइड लेवल ज्यादा आया, तो क्योंकि हाइपरटेंसिन नॉर्मल लोगों में भी होता है, तो उस वक्त हम सोचे कि केवल हम उसी के आधार पर ड्रग सेलेक्ट करें। तो अभी तो इंसुलिन रीडिंग कैपेसिटी तो अच्छी है, और जैसा हम इन टोटलिटी पेशेंट को जिन प्रॉपर्टीज के आधार पर ड्रग सेलेक्ट करते हैं वो हम उस वक्त काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी पेप्टाइड का मुझे रोल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट में टाइप 2 डायबिटीज जो हम लेके चल रहे हैं, वो पेशेंट में जब सेकेंडरी सल्फोनिलूरिया फेल्योर वाला जैसे हमने केस डिस्कस किए, या उसमें कोई प्रभाव आ रहा है, या आरंभ में ही हमें डिसाइड करना है कि पेशेंट ऐसा तो नहीं यंग टाइप 2 वाला है, ऐसा तो नहीं लाडा वाला है, तो उस केस में हम सी पेप्टाइड से थोड़ी मदद ले सकते हैं। अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। अश्विनी जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं, कुछ भाव लेके आए हैं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज सर, ये डॉक्टर रमेश सर के, अमित जी एक 2 मिनट है। जी सर। ये डॉक्टर रमेश सर के एक 2 क्वेश्चन थे। इट वाज रिलेटेड टू द जी प्रीवियस क्लास बेसिकली, व्हिच रिमेन्स अनआंसर्ड। तो उनका एक क्वेश्चन था कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट फ्रॉम 7 years ड्यूरेशन, he was on premix insulin 30/70, still his fasting was not controlled, so he increased the dose by 6 unit, still fasting is not controlled. His 3 AM blood glucose is 250, patient not ready for basal bolus regimens, multiple subcutaneous injections. Patient take premix at 7:30 PM and dinner at 8 PM. So how to tackle this case? देखिए यहाँ पे अब वैसे तो हम आगे के लिए इसको
मुलतवी रखते, आज डिस्कस ना करते इस केस को। अब आपने पूछा है तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमें एलपीएच इंसुलिन से यही डर लगता है मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया ना कराए, और मिडनाइट आपने चेक किया वो 230 है। जब मिडनाइट 230 है इसका मतलब अभी हम एलपीएच इंसुलिन को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अभी हमारी एम भी बढ़ी हुई है और फास्टिंग भी बढ़ी हुई है। तो हम अगर इवनिंग डोज जो ले रहे हैं उसको हम क्रमशः बढ़ाते हैं। आपने कहा इट वॉज इंक्रीज बाई 6 यूनिट, तो 6 यूनिट एक साथ मत बढ़ाइएगा, बस 2-2 करके चाहे आप 12 यूनिट बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्रमशः 2-2 यूनिट करके इवनिंग इंसुलिन की डोज बढ़ाते हैं जब तक फास्टिंग कंट्रोल ना आए या मिडनाइट ग्लूकोज 100 के नीचे ना पहुंच जाए। मिडनाइट 100 के नीचे नहीं जाने देंगे। तो हम 2-3 बार फास्टिंग करा के एक बार मिडनाइट देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा। अगर वो 100 के ऊपर है तो हमें फिर लिबर्टी मिल जाती है कि हम 1-2 बार और बढ़ा लेंगे। तो हम क्रमशः 2-2 यूनिट करके इवनिंग डोज को बढ़ा के हम अभी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, दूसरा उनका क्वेश्चन है, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ऑन मल्टीपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स लाइक मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपिराइड, पायोग्लूटाजोन and teneligliptin, still uncontrolled with fasting hyperglycemia. We started him on basal insulin. After a few days, found to have good fasting control. His question is, does the concept of glucotoxicity applies to this case, as glycemic memory effect applies to new onset diabetes? दोनों बहुत अच्छे थॉटफुल क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइसेमिक मेमोरी अप्लाइज टू न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऐसा नहीं है। न्यू ऑनसेट डायबिटीज में स्टडीज जो उन्होंने जहां की ये ओरिजिन हुई थी मेटाबॉलिक मेमोरी की, वह हुई थी यूपीपीडीएस के, जीसीसीपी के, इन सब के बाद, कि जब हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग अच्छे कंट्रोल में रखते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे को आरंभ से, बचपन से अच्छे संस्कार देते हैं, तो बच्चा आगे तक संस्कारी बालक बन के, बालिका बन के निकलता है। और शुरू में तो उसको हमने 10 से 15 साल छोड़ दिया, जा बेटा खेल और खूब जितनी तुझे खुराफात करनी, बदतमीजी करनी है उसका, और 15-16 साल के बाद डंडे लेके पिटाई कर करके उसको सुधारने का प्रयास करें, तो कभी वो बच्चा पहले बच्चे के जैसा संस्कारी नहीं बनेगा। वही डायबिटीज पहले दिन से कंट्रोल रखी जाती है, तो मेटाबॉलिक मेमोरी, जिसको मैं अनुशासन कहता हूँ, वह संस्कार कहता हूँ, वो डायबिटीज भी संस्कारी रहती है और आगे तक हमें लाभ देती है। आरंभ में हम अनियंत्रित छोड़ दें और उसके इफेक्ट आ जाएं, मेटाबॉलिक मेमोरी जिसके लिए नाम दिया गया बुरी हो, और वो बुरी मेमोरी के साथ जब आगे जाके उसको फिर हम इंसुलिन दे के नियंत्रित करें और कहें सब ठीक हो जाए, तो वो नहीं हो पाता। यहाँ पे जब वो पेशेंट हमारा हमने कंट्रोल किया, बेसल इंसुलिन देके वो कंट्रोल में आ गया, तो जितने समय भी वो अनियंत्रित रहा, वो मेमोरी तो इम्प्रिंटेड उसके उसमें रही ही रही है। लेकिन आपने जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया, उतना आपने उसको और आगे की खराबी से बचा लिया। यह अवश्य है। तो जितना भी हम यहाँ पे, हम लोग का बहुत बड़ा एक रोल है कि हम लोग, जो हमारा इनर्शिया है, हम कार्य को अरे हो जाएगा नहीं, टालने वाली प्रकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको अच्छा से अच्छा कंट्रोल में रख के जल्दी से जल्दी ला के, और तब हम अपने पेशेंट को एक बेहतर मेटाबॉलिक मेमोरी दे सकते हैं और आगे उसको बेहतर रूप से स्वस्थ रख सकते थैंक यू सर। हैं। अमित जी, आप आगे क्वेश्चन आपके। जी सर। सर, ये क्वेश्चन है डॉक्टर हरीश सोनी जी का। वो कहते हैं सर, पेशेंट है विद HbA1c ऑफ 6.8 और पेशेंट सर बेसल प्लस रिजीम पर है। देन ही फाउंड्स दैट आफ्टर लंच PPG इज 180। तो वो पूछ रहे हैं सर कि डू वी नीड टू गिव बोलस बिफोर लंच, वेदर दे हैव अचीव्ड HbA1c गोल। जी, अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छा तो आप नहीं आए। HbA1c मेरे ख्याल से 6.3 आया आपने। 6.8 सर। 6.8 काफी अच्छा HbA1c है, और PP भी आफ्टर लंच 180 है, बहुत ज्यादा नहीं है। और हम लोग डिस्कस अभी कर ही रहे थे कि 25-30 तो हमारा ग्लूकोसाइड, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर से कम हो जाता है। तो यहाँ पे शायद मैं एक बेसल प्लस से बेसल प्लस प्लस करने के पहले मैं यहाँ पे ठीक समझूंगा कि अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर दोपहर में देके और इस 180 को 150 ले आया जाए।
तो हमारा एलवीओसी भी बहुत खराब नहीं है, वह भी ऐसा बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली इंसुलिन शुरू करो, और जो पूरा अनकंट्रोल्ड है वो हमारा ओरल से शायद मतलब निकल भी आए तो काम निकल सकता है हमारा। यस जी सर का आदेश हो जी तो डॉक्टर, सर मैं भी। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके प्रश्नों की। जी भी आपने बड़ा अच्छा चीज डिस्कस किया मेटाबॉलिक मेमोरी का, इसीलिए शायद आरएसडीआई ने भी किया है कि अगर प्री डायबिटीज है, अगर उस स्टेज से ही हम उसको कंट्रोल करना शुरू करें, आइदर लाइफ स्टाइल से, अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा तो मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करें, तो मेटाबॉलिक मेमोरी बेटर देगा और हमारा ऑर्गन फेलियर जो है उतना अर्ली नहीं होगा जितना हम उसको अर्ली में छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं अभी चलने दो फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। तो जी फिजिशियन जो थोड़ा सा वो है उसको हमें अग्रेसिवली डायबिटीज में देखना पड़ेगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर हमारा शुगर 80 और 180 के बीच है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है टाइम इन रेंज कॉन्सेप्ट, तो हमें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एचबीएवंसी भी ठीक है, टाइम इन रेंज हमारा ग्लूकोज भी ठीक है, पोस्ट प्रांडियल 180 के आसपास या उसके नीचे, कोई इतनी ज्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट प्रैक्टिकल में ये कहना चाहता था कि अगर जो नाइट टाइम ग्लूकोज लेवल है उसको उतना अग्रेसिवली न ट्रीट करें जितना हम ब्रेकफास्ट और लंच वाला ट्रीट करते हैं। दैट्स ये ऑल सर, बहुत बाकी तो बहुत बड़ी आपने बात बहुत कही, अच्छा बताया। ये बहुत अच्छी बात कही कि 180 आपका लंच है, उसको तो मैं कहूंगा कि अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर देखिए इंसुलिन के बिना ही कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर यही वैल्यू आफ्टर डिनर है, तो आफ्टर डिनर में भैया ये एजीआई लेनी है, ये टैबलेट ले लीजिए, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है तो कम से कम रात में हम पोस्ट प्रैंडियल कंट्रोल करने के लिए रात में एक एडिशनल रेगुलर इंसुलिन दें, तो वो थोड़ा सा रिलैक्सेंट रहना चाहिए सुबह की तुलना में। सुबह एग्रेशन और रात में थोड़ा सोच समझ के आराम। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने, धन्यवाद। जी अमन जी। सर एक ये आखिरी सवाल है, इफ ग्लार्जिन causes hypoglycemia in night at 3 a.m. and there is a high fasting at 7 a.m. then what to do with the dose of glargine, sir? बहुत reduce अच्छी the बात dose. कही कि यहाँ पे तो ये बात आई कि हमारी मिडनाइट हाइपो फॉलोड बाय डिवाइन रिबाउंड हाइपर, ये हो सकता है। तो अब सब यहाँ पे हम फास्टिंग को भूल जाएं, हम पहले तो मिडनाइट हाइपो सीरियस कंडीशन है उसको हम बचाएं, तो डोज रिड्यूस करें। एक पॉजिटिव ये हुआ, दूसरा जो मेरा अपना वो होगा, मैं उसको रात से हटा के और दोपहर या सुबह ले जाऊँ। दोपहर में देने में भी ये हमें लाभ मिल जाता है कि दोपहर में भी अगर हम देते हैं तो सुबह का कंट्रोल भी अच्छा होता है, रात की पीक भी हल्की हो जाती है। तो यह उसको हम थोड़ा शिफ्ट अर्ली कर लेंगे तो मिडनाइट हाइपो की संभावना कम हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि मॉर्निंग में लेने में सेफ्टी बढ़ जाती है और एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यह लाभ हम दे सकते हैं। धन्यवाद सर, ऑलमोस्ट हमने मेजरली सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं सर, सो आई थिंक ठीक है मित्रों, तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं और अगला सेशन जो हमारा ये अंतिम होगा, मॉड्यूल 5। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, विजन प्लस रिवाइज करना भूल गए। अगले में डॉक्टर राजीव पुरी का क्षेत्र आ रहा है कि कैसे हम लोग सर्जरी के पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, आईसीयू में, इन्फेक्शन के समय में, उस वक्त कैसे हम शुगर कंट्रोल पे ध्यान दें, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ये एक सेशन में पूरा हो पाना असंभव है, तो इसमें हम लोग मुख्य मुख्य चीजों की चर्चा करेंगे और डॉक्टर राजीव पुरी से उनके अनुभव प्राप्त करेंगे। और 30 जून से फिर हम लोग नया सत्र आरंभ करेंगे जिसमें हम लोग प्री मिक्स इंसुलिन और कॉम्प्लिकेटेड रेजीम, या जो अगले सेशन की बची हुई चीजें होंगी ड्यूरिंग हॉस्पिटल, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग सीरियस कंडीशन, उनमें कैसे कंट्रोल करें, इनका हम लोग नया जो कोर्स है वो 30 जून से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए, अगले रविवार तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। सब लोग नमस्कार सर। स्वस्थ रहें और अपना अपना ध्यान रखें। और एक मन की बात यह है, कल एक सेशन में गए
कल बहुत अच्छा सेशन रहा। एक पास में हमारे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक ऑडिशन उन्होंने दिया और बहुत बहुत आनंद आया। कल हमारी जो जर्नल है उस जर्नल को भी हमने वहाँ पे उसको विमोचन वहीं पे हुआ कल के जर्नल का। बच्चे हमारी, हम देखते हैं फैकल्टी तो योग करके बैठती है, खूब रुचि लेती है, खूब पूछती है, खूब डिस्कस करती है, उनके साथ काम करने में मजा आता है। और रेजिडेंट और अंडर ग्रेजुएट, उनका जो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड, बैठ के सामने वो मोबाइल लेके मोबाइल कुछ चल रही है। तो यह कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो जिसके लिए सब कुछ होना चाहिए वह बड़ा अनइंटरेस्टेड है। ये एक विडंबना है और इससे पार हमको पाना होगा, क्योंकि हमारी जो ये युवा वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा आग होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है, उसको कहीं ना कहीं आगे आना होगा। तो क्या करें, ये हमारे साथ डॉक्टर संध्या हैं, वो अपने अनुभव अपने इतिहास बताएं। डॉक्टर स्मिता हैं, आप लोग हमारे बहुत सलाहकार सही कहा जी। सर। जो क्लासेस जो आपने वहाँ की स्थिति बताई, हमारे सेमिनार्स की या सीएमईज की, ये सेम स्थिति हमारे क्लासेस में भी है। इवन क्लिनिक्स में भी बच्चे इतना कम आने लगे हैं कि अटेंडेंस की कोई वो ना हो, तो ये आना ही नहीं चाहते हैं। दे ऑल वांट टू ऑनलाइन, बस वो फोन पे देख करके, ये फोन वाली जो जनरेशन है सर, ये प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करना चाहती है। और हम लोग तो सचमुच में बहुत व्यथित होते हैं। हम जितनी तैयारी करके वहां सुबह 8 बजे के लेक्चर में पहुंचते हैं और 40-50 बच्चे वहां अवेलेबल होते हैं 150 के बैच में, तो सर अब क्या ही कहा जाए, और किसी को रोका जा नहीं सकता है। डॉक्टर रमाकांत, आप क्या कहते हैं? सर जो मैम कह रही हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। सिनेरियो आजकल बच्चों का यही है सर, वो एक्चुअली पीजी ओरिएंटेड इतना ज्यादा सर सब कुछ हो गया है, उन्हें लगता है कि दे कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्सेज एक्चुअली। तो या तो सर देखिए हमें इसमें इंट्रोस्पेक्ट करने की एक जरूरत ये और है कि कहीं ना कहीं या तो हम में कमी है सर, मुझे लगता है कभी कभी, या तो हम उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे जिससे इंटरेस्ट जनरेट हो उनके अंदर। और दूसरा सर ये है कि कुछ स्टूडेंट, जैसे सर आपने बताया कि वो मोबाइल में इतना बिजी हैं, सब कुछ है, उनका डिसइंटरेस्ट ही क्लास से, बेसिकली वो क्लास जस्ट फॉर अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं। तो सर यही इशू मुझे लगता है। और पीजी सर सबसे बड़ा लेकिन इसमें मैं एक और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो वो 40 बच्चे या 10 बच्चे आते हैं एग्जाम में, टॉप भी सिर्फ वही 10 बच्चे करते हैं, मैम उनके ग्रुप लेवल का कोई सानी ही नहीं होता है। डेफिनेटली तो कुछ ना कुछ तो है कि जो हम ऑनलाइन की जगह जो हम फिजिकल गेन कर लेते हैं, जो पॉइंट्स हम लोग बताते हैं, वो नो डाउट। ये क्या हो गया है सर, जैसे आपने अभी बताया ना, इट्स लाइक कि एमबीबीएस इज एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस कोर्स कहेंगे हम जिसे पीजी के लिए, एंड पीजी हैज बिकम ए एंट्रेंस कोर्स फॉर डीएम और एमसीएस। तो उनको सिर्फ डिग्री लेनी है और दे आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए वो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये एक कटु सत्य है जो हमारी तरफ से, मुझे जो एक लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। वो रात में 2-2 बजे तक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन। वो कोचिंग, सबने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है जो भी है। तो ये एक मुझे अपनी तरफ से भी एक हमें लगता है सर, ये लगता है हमारे लिए भी खतरा भी है सर एक, ये कहीं गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट ना कर दे, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दे कि भाई कोऑर्डिनेटर आप कोऑर्डिनेट करिए लेक्चर को, ये ऑनलाइन कोर्सेज तो बहुत अच्छे लेक्चर अवेलेबल है। ये जो है फैकल्टी के लिए, हमें लगता है फ्यूचर के लिए एक तरह का गवर्नमेंट का इस तरह का विजन हो सकता है सर, क्योंकि कई लोग सर हमारे साथी भी रिकमेंड करते रहते हैं इन चीजों को सर। क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ मैंने बैठ के प्राइवेट उनके मेडिकल लेक्चर कॉलेज अटेंड किए हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, दे आर वंडरफुल टीचर। जो पॉपुलर टीचर्स हैं, पॉपुलर कोर्सेज हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो भी बड़े जान लगा के पढ़ाते हैं। तो यह तो है, ये हमको उनसे सीखना है। लेकिन साथ ही थोड़ा सा ये वाली बात भी मन में डालनी है कि एमबीबीएस में एमबीबीएस का भी पढ़ना जरूरी है, केवल एमडी प्रिपरेशन के बजाय। क्योंकि वो कंसेप्ट अगर हमारे उस पर क्लियर नहीं हुए तो शायद हम थोड़ा सा और अपनी चीज को और बेहतर बनाए, और कहीं से ये वाली भाव हम ये जागृत करने का प्रयास करें। स्पेशली सर चिंताजनक तथ्य ये ज्यादा है कि जो वार्ड टीचिंग में जो एब्सेंटीज है सर,
कि आप पेशेंट से बिल्कुल डिस्टेंस बना लिए, इस तरह का कंसेप्ट जो हो रहा है सर वो ज्यादा चिंताजनक है उससे भी ज्यादा, कि पेशेंट को नो टच टेक्निक वाला जो कंसेप्ट आ गया कि वो सब कुछ अपना थ्योरेटिकल करके अच्छा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पेशेंट को जो क्लिनिकली जो एक्सपीरियंस हम, जो सर एक कहावत आपने सर स्टेटमेंट सुना होगा कि जब एमबीबीएस में सीखते हैं वो आप एमडी में नहीं सीखते, जो एमडी में सीखते हैं आप डीएम में नहीं सीख सकते। तो हर चीज की वैल्यू है। तो सर वो इशू है जो चिंताजनक लगता है सर। क्योंकि हम लोगों के साथ में डॉक्टर रामदास संभालते हैं, इतने इतने सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, मुख्यतः प्रैक्टिशनर हैं, और प्रैक्टिशनर बड़े एक्टिव, बड़े ईगर, वो उनके अंदर वो आग है कि अच्छा हम थोड़ा और जाने, थोड़ा और बेहतर करें। सर एक ये आग तो और आप बच्चों में होनी चाहिए। जी सर, कहते हैं ना सर, भरा पेट तभी फील होता है जब कुछ नया सीखते हैं सर। हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें, पेशेंट देख लें, एक चीज नई जिस दिन मिलती है सर उस दिन बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये सर का जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली बिल्कुल सही है सर ये। एक्चुअल में सर जो हमारा जो बेस्ट टीचर है मेडिकल प्रोफेशन का वो पेशेंट ही है। आप किताब जितना भी पढ़ लीजिए, जो चीज आपको पेशेंट सिखाएगा वो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। थियरी में भले आप जहाँ कहीं सीख लीजिए। जी सर जी, एक्सपेरिमेंटल बहुत लर्निंग अच्छा। एक्चुअली सर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो समापन किया जाए फिर आज। आप सबका धन्यवाद, आभार। और आप लोगों के आने से ये सत्र इतने जीवंत हो जाते हैं, सबके अनुभव, सबकी एक बात को कहने के सबके अंदाज अलग अलग होते हैं। तो कुछ बात कहीं से भीगी रही तो दूसरे के कहने से वो और सामने आ जाती है। उन सब यही यही आप लोगों की उपस्थिति की जो उपयोगिता है। आपके लिए बहुत आभारी हूँ, आप सबके इस योगदान के लिए, और मित्रों आप सबके ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि जो ये सेशन है, ये सेशन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर इन सेशन का कोई लाभार्थी है सबसे बड़ा, तो वो मैं स्वयं हूँ। क्योंकि हर बार उस सेशन के लिए मैं कुछ और चीजें सोचता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ, कुछ जोड़ता हूँ, कुछ घटाता हूँ। तो सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही होता है। अगर आप लोगों को भी हो तो बहुत खुशी हो। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। धन्यवाद सर। उसका थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमित जी नमस्ते, नमस्ते। यस नमस्कार सर, थैंक यू। यस।